ओके तो डिस्कस करने वाले हैं डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम यानी डीबीएमएस, सब्जेक्ट कोड 302। और ये पीपीटी बनाने का क्रेडिट जाता है विकास कुमार को, सीएस विद बीके। आप उनके बारे में ज़्यादा चेकआउट कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में आपको डिटेल्स मिल जाएगा। तो पहले किसी को एडमिट करना है, कर ले पहले राहुल। ओके प्रोफेसर से क्लास में कचरा कर दिया ना। क्या? हाँ, एक चीज बता दें कि ये पीपीटी बहुत जल्दी जल्दी में बनाया गया है, ठीक है। तो हो सकता है इसमें कुछ एरर दिखे या फिर कुछ फॉर्मेटिंग का भी आपको इशू दिख सकता है, तो वो सब माइंड मत कीजिए और जल्दी जल्दी में ही कंप्लीट कीजिए, ठीक है। अगर कहीं पे भी आपको लगता है कि करेक्शन होना चाहिए तो आप लोग जरूर अनम्यूट करके बता दीजिए कि यहाँ पे करेक्शन की जरूरत है, ठीक है। तो सबसे पहले देखते हैं एजेंडा क्या है। एजेंडा है सबसे पहले व्हाट इज डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। डेटाबेस सिस्टम क्या होता है, उसके बाद कैरेक्टरिस्टिक्स देखेंगे डीबीएमएस का, जो कि एग्जाम में जनरली पूछा जाता है। उसके बाद यूजर्स ऑफ डीबीएमएस यानी डीबीएमएस को यूज कौन कौन करता है, ठीक है। तो अच्छा इसमें है ना डीबीएमएस। अच्छा वीडियो ऑफ कर सकते हो, जो लोग क्लासरूम में शायद या फिर कहीं पे और वीडियो ज्वाइन कर लियो, ऑफ कर सकते हो। उसके बाद है नेक्स्ट यूजर्स ऑफ डीबीएमएस यानी कि डीबीएमएस डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम जो पूरा का पूरा बनता है उसको कौन कौन लोग यूज करते हैं वो है। उसके बाद है द डिजाइन ऑफ डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम यानी डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का डिजाइन कैसा होता है, ठीक है। उसके बाद डेटाबेस स्कीमा किसको कहते हैं, डेटाबेस इंस्टेंस और डेटा इंडिपेंडेंस। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है लास्ट वाला, डेटा इंडिपेंडेंस किसको कहते हैं। इसमें हम लोग देखते हैं कि 3 लेवल्स में डेटा बेस को बांटा जाता है, लॉजिकल, फिजिकल और व्यू लेवल। तो इन 3 लेवल्स के बीच में क्या ऐसा रिलेशन होता है जिससे डेटा इंडिपेंडेंस को मेंटेन किया जाता है, ठीक है। तो ये हो गया एजेंडा की बात, यही चीज आपको पूरे वीडियो में देखने को मिलेगा। चलते हैं सबसे पहले स्टार्ट करते हैं व्हाट इज डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। यानी कि डेटाबेस सिस्टम क्या होता है। सबसे पहले डेटाबेस इज अ कलेक्शन, सबसे पहले डेटाबेस का डेफिनेशन देखते हैं क्या है। डेटाबेस इज अ कलेक्शन ऑफ डेटा विच इज रिलेटेड बाय सम एस्पेक्ट। यानी कि डेटाबेस क्या है ना, कुछ डेटा का कलेक्शन है जो कि आपस में कुछ एक एस्पेक्ट यानी कुछ रीजन से रिलेटेड है, ठीक है। एंड डेटा, ये चीज आप हमेशा डेफिनेशन में डिस्कस करना, डेटाबेस इज अ कलेक्शन ऑफ डेटा, ये चीज, एंड विच इज रिलेटेड बाई सम एस्पेक्ट यानी कि वो जो सारा डेटा है वो आपस में किसी एस्पेक्ट से रिलेटेड है, ठीक है। यानी कि रिलेटेड डेटा को रीड, या फिर अगर नॉर्मल बोलचाल की भाषा में कहें तो रिलेटेड डेटा के कलेक्शन को डेटाबेस कहते हैं, ठीक है। उसके बाद है डेटाबेस इज अ कलेक्शन ऑफ फैक्ट्स, फिगर्स एंड आइज, क्या हुआ, फैक्ट्स, फिगर्स एंड विच, एक सेकेंड, चलो, फैक्ट फिगर्स हो सकता है, ठीक है, और विच कैन बी प्रोसेस टू प्रोड्यूस इन्फॉर्मेशन। यानी डेटा का डेफिनेशन यहाँ पे ये पार्ट लिखा हुआ है कि डेटा क्या हो सकता है। डेटा होता है फैक्ट और फिगर्स का कलेक्शन होता है जिसको कि आगे की फर्दर हम प्रोसेस करके इन्फॉर्मेशन बना सकते हैं, ठीक है। तो ये डेटा हो क्या सकता है, इसका अगर रियल लाइफ एग्जाम्पल है तो नेम ऑफ स्टूडेंट, किसी स्टूडेंट का नेम डेटा हो सकता है, एज डेटा हो सकता है, क्लास डेटा हो सकता है, और हर सब्जेक्ट और हिज सब्जेक्ट, ठीक है। यहाँ पे हिज लिखना चाहिए वरना फेमिनिस्ट वाला सीन हो जाएगा, ठीक है। तो ये हिज हर किसी का भी सब्जेक्ट हो सकता है। और नेक्स्ट कैन बी काउंटेड एज पर डेटा रिकॉर्डिंग पर्पसेज। लेकिन अगर हम स्टूडेंट का डेटा रिकॉर्ड कर रहे हैं तो उस केस में ये हमारा जो उसका नेम होगा, एज होगा, ये सब हमारे लिए डेटा का काम करेगा, ठीक है। तो ये सब हम स्टूडेंट का डेटाबेस अगर बनाना चाहते हैं तो हम लोगों को स्टूडेंट का ये सब फैक्ट्स चाहिए। ओके, नेक्स्ट है मोस्टली डेटा रिप्रेजेंट्स रिकॉर्डेबल फैक्ट्स, ठीक है। जनरली डेटा क्या करता है, उन फैक्ट्स को रिकव, एक सेकेंड, हैंग हो रहा है, उन फैक्ट्स को डेटा रिप्रेजेंट उन रिकॉर्डेबल फैक्ट्स को करता है। जैसे कि यहाँ पे क्या हो गया, रिकॉर्डेबल फैक्ट्स, जैसे हम स्टूडेंट का नेम रिकॉर्ड कर सकते हैं, एज रिकॉर्ड कर सकते हैं, क्लास, ये सब रिकॉर्ड कर सकते हैं, उसी चीज को डेटा रिप्रेजेंट करता है। उसके बाद डेटा एड्स, डेटा एड्स मतलब डेटा एक्चुअली किस चीज में हेल्प करता है, इन प्रोड्यूसिंग इन्फॉर्मेशन विच इज बेस्ड ऑन फैक्ट्स, ठीक है। जो डेटा हम लोग को मिला उसके बेसिस पे हम कुछ इंफॉर्मेशन बनाते हैं। ये भी एक डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का काम होता है कि जो डेटा डेटाबेस में रिकॉर्डेड है उससे कुछ इंफॉर्मेशन बनाया जा सके, ठीक है। और इस वाले पीपीटी की बात करें, ये हम तुरंत क्लास के बाद शेयर कर देंगे, ठीक है। ये डायरेक्ट एग्जाम में लिखने वाला पार्ट है। तो उसके बाद फॉर एग्जाम्पल, इस बात का कहने का क्या मतलब है, इफ वी हैव डेटा अबाउट मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय स्टूडेंट्स, यानी अगर हमको पता है कि कौन कौन से स्टूडेंट ने कितना कितना मार्क्स लाया है, ठीक है, तो उससे हम एक इंफॉर्मेशन बना सकते हैं। क्या इंफॉर्मेशन बना सकते हैं, वी कैन देन कंक्लूड अबाउट टॉपर्स एंड एवरेज मार्क्स ईटीसी। यानी कि उन सब का अगर हम मैक्स देख ले तो हम लोग टॉपर कैलकुलेट कर सकते हैं,
और अगर हम उन सब का एवरेज ले लें तो हम एक पूरे स्टूडेंट्स का एवरेज मार्क्स कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। यानी कि अगर हम डेटा को स्टोर करके रखते हैं तो हम उससे कुछ इंफॉर्मेशन निकाल सकते हैं, ठीक है। तो इस चीज में डेटा एड करता है, यानी कि डेटा हेल्प करता है। उसके बाद है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम स्टोर्स डेटा इन सच अ वे। अब ये डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का डेफिनेशन है, ठीक है, वन लाइन डेफिनेशन है, बहुत ईजी है। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम स्टोर्स डेटा। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम क्या करता है, डेटा को स्टोर करता है इन सच अ वे, ऐसे तरीके से कि ये इजीली रिट्राइव किया जाए, यानी कि इजी टू रिट्राइव, ये वाला पार्ट हाईलाइट होना चाहिए। इजी टू रिट्राइव यानी कि जिसको कि रिट्राइव करना है, यानी कि जब हम स्टोर कर दिए तो वापस अगर हम स्टूडेंट का डेटा देखना चाहें तो हमारे लिए देखना आसान हो। और दूसरा चीज मैनिपुलेट, अगर हमको किसी स्टूडेंट का नेम चेंज करना हो तो वो हम इजिली कर पाए। एंड हेल्प्स टू प्रोड्यूस इन्फॉर्मेशन। और नेक्स्ट क्या वो करना चाहिए, हम लोग को इन्फॉर्मेशन भी इजिली प्रोड्यूस करने में हेल्प करे, ठीक है। जैसे हम इन सब के केस में मैक्स फाइंड करना चाहें या फिर और भी क्या एक एवरेज फाइंड करना चाहें, तो ये सब चीजें हम कर पाए। ये सब किसका काम है, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का, कि डेटा को स्टोर करना है, लेकिन ऐसे ही नहीं स्टोर कर देना डायरेक्टली, ऐसा कुछ तरीका डेवलप करना है जिससे कि रिट्राइवल यानी कि डेटा को एक्सेस करना, उसमें कुछ चेंजेस करना और उससे कुछ इंफॉर्मेशन प्रोड्यूस कर पाना, ये सब चीज इजी हो, ठीक है। क्लियर है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। बाकी चीजें आपको अगर हम बात करें आंसर लिखने के लिए तो उसके लिए एक लंबा चौड़ा एक्सेल हम एक पीडीएफ दे देंगे जिसमें आंसर इस क्वेश्चन का बहुत लंबा चौड़ा में लिखा हुआ है, ठीक है, एग्जांपल्स के साथ। नेक्स्ट देखते हैं क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डीबीएमएस। यानी डीबीएमएस एक अच्छा डीबीएमएस अगर कोई हो, हम उसको कब बोलेंगे, उसमें क्या क्या गुण होना चाहिए, ठीक है। तो अच्छा एक चीज, इसको नीचे लाते हैं, एक चीज हम स्किप कर रहे थे। ये डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम हो गया, ठीक है, लेकिन डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम ना कोई पुराना कॉन्सेप्ट नहीं है। इससे पहले क्या होता था, हम लोग डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में डेटा को स्टोर नहीं करते थे, हम लोग जनरली टेक्स्ट फाइल में या फिर और भी कुछ किसी फाइल सिस्टम में डेटा को स्टोर कर देते, ठीक है। तो वही चीज डिफरेंस देखना है और ये जनरली एग्जाम में पूछा जाता है, फाइल सिस्टम्स वर्सेस डीबीएमएस, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये एग्जैक्टली आपको मतलब जो चीज यहाँ पे लिखा हुआ अगर आप लिख देते हो तो 16 मार्क्स के लिए इनफ है, ठीक है। तो सबसे पहले देखते हैं कौन से बेसिस पे हम डिफरेंशिएट कर रहे हैं फाइल सिस्टम को और डीबीएमएस को, ठीक है। डीबीएमएस एक मॉडर्न तरीका है और फाइल सिस्टम जो ट्रेडिशनल है, जो पहले फॉलो किया जाता था, अब डीबीएमएस फॉलो किया जाता है, ठीक है, डेटा स्टोर करने के लिए। तो एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले कहते हैं स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर कैसा होता है, द फाइल सिस्टम इज अ सॉफ्टवेयर दैट मैनेजेस ऑर्गेनाइजेस फाइल इन द स्टोरेज मीडियम विद इन अ कंप्यूटर। तो फाइल सिस्टम का स्ट्रक्चर क्या होता है, जैसे एनटीएफएस हो गया और भी मतलब अदर फाइल सिस्टम्स होता है, तो वो सब क्या करता है, कंप्यूटर पे टेक्स्ट फाइल को, पीडीएफ फाइल को, इस सब फाइल्स को मैनेज करता है, ठीक है। तो फाइल सिस्टम का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है। जबकि डीबीएमएस क्या होता है, डीबीएमएस इज अ सॉफ्टवेयर। डीबीएमएस क्या है, एक सॉफ्टवेयर है, यानी कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है जो कि डेटाबेस को मैनेज करने के लिए यूज किया जाता है, ठीक है। डीबी डेटाबेस को मैनेज करने के लिए यूज किया जाता है, उसको क्या बोलते हैं, पूरा डीबीएमएस, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। ओके, नेक्स्ट है, अच्छा आवाज आ रही है सबको, तो यस। हाँ ठीक है सर। ओके, अभी तक समझ में आ रहा है कि ऐसा बोरिंग हो रहा है, हम बताइए अगर बोरिंग हो रहा है तो हम कुछ अच्छा लग रहा है, आगे बढ़ाना चाहिए। नहीं है, ठीक है, अच्छा चल रहा है। सर बोरिंग बहुत अच्छा है, ठीक है, अगर अच्छा लग रहा है। होने लगे तो ज्यादा प्रॉब्लम हो जाएगा, ठीक है। चलते हैं उसके बाद नेक्स्ट, ठीक है। ये अब इसको ना एक एस टी करके जो हम बताए थे, एस डी बी, एक एक करके याद रख सकते हो, ठीक है, एक पैटर्न में याद कर लो। जनरली हम बताएं तो हमारा याद करने का यही सीन है कि हम एक एक करके किसी को क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में याद रख सकते हैं, ठीक है। आपके लिए जो कंफर्टेबल हो आप लोग याद रख सकते हो, माइंड मैप बनाओ या फिर कुछ भी बनाओ। तो सेकंड कहता है सेकंड बेसिस, यानी किस बेस, नेक्स्ट बेसिस कहता है डेटा रिडंडेंसी। रिडंडेंसी का मतलब है कि डेटा रिपीट हो रहा है, ठीक है। डेटा कहीं पे, जैसे मान लो कि हम ना एडमिट कार्ड का स्टूडेंट्स का डेटा स्टोर कर रहे हैं, ठीक है। तो हम लोग उसका अगर एडमिट कार्ड बनाते हैं तो वहां पे भी उसका नेम स्टोर करेंगे, आई कार्ड बनाते हैं तो वहां पे भी उसका नेम रखेंगे, अगर हम उसका मार्कशीट बना रहे हैं तो वहां पे भी नेम रखेंगे। तो ये सब बात कहाँ पे होगा, अलग अलग फाइल अगर हम बनाए हुए फाइल सिस्टम को फॉलो करके, तो उस केस में डेटा रिडंडेंट, यहाँ पे रिडंडेंट डेटा कैन बी प्रेजेंट इन अ फाइल सिस्टम। तो वही कहता है फाइल सिस्टम में डेटा हो सकता है, रिपीटेड हो सकता है, ठीक है। जैसे मान लो अगर हमको हम जो अभी 4-5 डॉक्यूमेंट बोले कि मार्कशीट और क्या क्या था, मार्कशीट, एडमिट कार्ड और एक और शायद कुछ बोले थे, आई कार्ड।
तो उन सब चीज को अगर हम एक एक पीडीएफ में रखते हैं, ठीक है, तो हमको 3-4 पीडीएफ रखना होगा और सब में सेम डेटा, वो जो सेम 4-5 कैरेक्टर का नेम होगा वो स्टोर करना पड़ेगा, तो रिपीटेशन हो रहा है, ठीक है। लेकिन डीबीएमएस में क्या होता है ना कि हम लोग सिर्फ एक स्टूडेंट को आईडी असाइन कर देते हैं और एडमिट कार्ड पे भी बस उसका आईडी लिख देते हैं कि इस स्टूडेंट आईडी का हो गया, और बाकी सब नेम हम लोग उसके थ्रू जाके रेफरेंस से ले सकते हैं, ठीक है। ये आपको आगे पता चलेगा जब टेबल्स बनाएंगे और उसके बीच में रिलेशंस देखेंगे, तब ये क्लियर हो जाएगा चीज, ठीक है। बस इतना समझ लो। सर एक बार रिपीट कर दीजिए सर। हाँ, डेटा रिडंडेंसी का मतलब है कि इसमें जो है फाइल सिस्टम में डेटा रिपीटेड हो सकता है, ठीक है। एक 3 वर्ड्स में बोला जाए तो इसमें रिपीटेड हो सकता है और डीबीएमएस में रिपीटेड नहीं होगा, यानी रिडंडेंट डेटा नहीं होगा, ओके। मतलब ये नहीं है कि 100% रिडंडेंट ना हो, थोड़ा बहुत तो डुप्लीकेसी आएगा, लेकिन ज्यादातर फाइल सिस्टम जैसा बहुत ज्यादा मेमोरी वेस्टेज ये सब नहीं होगा, ठीक है। आप बस इतना अप्रोच याद रखो कि डीबीएमएस नया है तो अच्छा ही होगा, पुराने वाले को रिप्लेस कर रहा है तो जो पुराने चीज अच्छा, अगर ड्रॉबैक्स ऑफ फाइल सिस्टम पूछ लिया जाए तो अब सीधा सीधा ये जो इस साइड पे हम लिखे हुए हैं ना, इस कॉलम में ये सारा वैल्यू ले जाकर चिपका देना, ठीक है, तो ये भी आपका काम कर जाएगा। उसके बाद कह रहा है बैकअप एंड रिकवरी। तो फाइल सिस्टम में क्या था, बैकअप एंड रिकवरी प्रोवाइड नहीं किया जाता था। इट डजंट प्रोवाइड बैकअप एंड रिकवरी डेटा इफ इज लॉस्ट, यानी कि अगर फाइल डिलीट हो गया तो हम लोग कुछ वापस से इसको डेटा को ला नहीं सकते, या फिर अगर हम फाइल में से वो जो नेम लिखा है उसको अगर हम टेक्स्ट फाइल में से डिलीट कर दिए तो वापस नहीं ला सकते। लेकिन अगर इसमें से हम कुछ डेटा को डिलीट कर दिए तो हम उसको रोल बैक कर सकते हैं, यानी वापस प्रीवियस स्टेट में डेटाबेस को ले जाके हम उस डेटा को ला सकते हैं, ठीक है। ये क्या हो गया, कौन है, चलिए कहाँ गया, ये वाला था। उसके बाद कहते हैं क्वेरी प्रोसेसिंग, ठीक है, यानी कि इसमें देयर इज नो एफिशिएंट क्वेरी प्रोसेसिंग इन फाइल सिस्टम। तो फाइल सिस्टम में क्या होता है, कोई क्वेरी प्रोसेसिंग नहीं होता है कि हम लोग किसी एक क्वेरी के बेसिस पे कोई स्पेसिफिक डेटा चुन के नहीं निकाल सकते। लेकिन डीबीएमएस में क्या होता है, हम लोग को एक क्वेरी प्रोसेसिंग का सिस्टम मिलता है जिसमें हम लोग बता सकते हैं कि हमको आईडी नंबर 2 का डेटा दे दो, आईडी नंबर 5 का डेटा दे दो, या फिर स्टूडेंट नेम जिसका अमन है उसका डेटा दे दो। तो ये सब हमको एक क्वेरी लिखने का यानी एक स्टेटमेंट लिखने का ऑप्शन मिलता है जिसके थ्रू हम लोग अपना काम करवा सकते हैं, ओके। तो ये डीबीएमएस में होता है और इसमें फाइल सिस्टम में क्वेरी प्रोसेसिंग का भी सिस्टम नहीं होता। उसके बाद है कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी का मतलब है कि अगर हम देयर इज लेस डेटा कंसिस्टेंसी इन फाइल सिस्टम, तो वही वाला एग्जांपल ले, अगर हम यहाँ पे एडमिट कार्ड बना दिए हैं, यहाँ पे आई कार्ड बना दिए हैं, हेलो कुछ बोल रहे हैं क्या, अनम्यूट कीजिए तो थोड़ा सा। नहीं ऐसे ही बात है, बोलिए। चलो शायद हम नहीं सुन पाए, कोई बात नहीं, अगर फिर से कुछ प्रॉब्लम है तो बोल लेना, ठीक है। कंसिस्टेंसी क्या कहता है, दिस इज अ लेस डेटा कंसिस्टेंसी इन फाइल सिस्टम। कंसिस्टेंसी का आप मतलब समझो पहले, वो एक आई कार्ड था और एक एडमिट कार्ड था और एक और यहाँ पे क्या था, आई कार्ड एडमिट कार्ड भूल गए, मार्कशीट था, ठीक है। एडमिट कार्ड, आई कार्ड और मार्कशीट। तो मान लो हम इस स्टूडेंट का नाम ना यहाँ पे अमन से हटा के अमन से अमन कुमार करते हैं, ठीक है, तो इस यहाँ पे अमन कुमार करते हैं, तो ऐसा नहीं कि यहाँ पे तीनों जगह पे चेंज हो जाएगा, ठीक है, तीनों जगह पे चेंज नहीं होगा। लेकिन जो डेटाबेस है उसमें क्या होगा, हम लोग सिर्फ आईडी मेंशन किए हुए हैं, ठीक है। तो अगर हम एक जगह पे चेंज करें तो जहां जहां पे वो आईडी मेंशन होगा अमन का, वहां वहां पे वो नेम चेंज रिफ्लेक्ट कर जाएगा, ठीक है। तो यही कहता है डीबीएमएस में ज्यादा कंसिस्टेंसी होता है, यानी कि डेटा जो एक जगह पे एक फॉर्म में दिख रहा है, अगर एक जगह पे हम कोई एनी चेंजेस इन मेक एट वन प्लेस विल रिफ्लेक्ट टू और अदर प्लेसेस, ठीक है। यही बात है कंसिस्टेंसी की। उसके बाद है कॉम्प्लेक्सिटी, यानी कि कौन ज्यादा कॉम्प्लेक्स है यूज करना। तो फाइल सिस्टम में ज्यादा ये सब क्वेरी फेरी ये सब है नहीं, तो सिंपल सी बात है ये लेस कॉम्प्लेक्स होगा और ये वाला ज्यादा कॉम्प्लेक्स होगा, ठीक है। इसको हैंडल करना, इसमें बहुत ज्यादा क्वेरी होता है और यूजर्स बनाना होता है, मतलब इसको हैंडल करना थोड़ा मुश्किल है। इसमें तो बस फाइल है, एक टेक्स्ट फाइल ओपन किए, उसमें नेम अमन और फादर नेम मदर नेम जो भी लिखना है वो सब लिख दिया, यानी कि ये कॉम्प्लेक्स कम है, यानी कि इसको मैनेज करना कम टफ है, ठीक है। उसके बाद है सिक्योरिटी कंस्ट्रेंट। सिक्योरिटी कंस्ट्रेंट्स क्या कहता है ना, फाइल सिस्टम प्रोवाइड लेस सिक्योरिटी इन कंपैरिजन टू डीबीएमएस। तो फाइल सिस्टम में मैक्सिमम क्या कर सकते हैं, उस फाइल को लॉक कर दे सकते हैं, ठीक है, पासवर्ड लगा दे सकते हैं अपने सिस्टम पे, ये इससे ज्यादा हम कुछ नहीं कर सकते, यानी यहाँ पे ज्यादा सिक्योरिटी नहीं है। लेकिन डीबीएमएस हैज मोर सिक्योरिटी मैकेनिज्म, इसमें हम ये भी डिसाइड कर सकते हैं कि कौन सा यूजर उसको एक्सेस करेगा, कौन एक्सेस नहीं करेगा, और क्या क्या डेटा कौन एक्सेस कर सकता है, कितना एक्सेस कर सकता है, ठीक है। ये सब चीजें भी हम लोग डिसाइड कर सकते हैं, यानी डीबीएमएस में सिक्योरिटी ज्यादा
और इसमें सिक्योरिटी कम होगा, इसमें कॉम्प्लेक्सिटी ज़्यादा होगा, इसमें कॉम्प्लेक्सिटी कम होगा, इसमें कॉम्प्लेक्सिटी ज़्यादा होगा। बस इसी केस में एक कॉम्प्लेक्सिटी वाले में ये फाइल सिस्टम थोड़ा सा अच्छा है कि इसमें कॉम्प्लेक्सिटी ज़्यादा नहीं होता, ठीक है। बाकी सब में डीबीएमएस ही अच्छा है। नेक्स्ट है, उसके बाद ये सिक्योरिटी कंस्ट्रेंट वाला काम खत्म हो गया। इतना भी लिख दोगे तो काफी है, लेकिन उसके बाद भी कुछ यहाँ पे लिखा हुआ है तो ये सब आप पढ़ सकते हो। उसके बाद कॉस्ट की बात करें तो ये है लेस एक्सपेंसिव, ठीक है। इसमें बस फाइल एक बनाना होता है, फाइल सिस्टम को फॉलो करके उसमें हम लोग फाइल में डेटा लिख देते हैं। इसमें क्या होता है, एक सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना पड़ता है और ये कंपेरेटिवली उससे कॉस्ट इसका हायर होता है, ठीक है। यानी यहाँ पे हमको एक्स्ट्रा सॉफ्टवेयर का डीबीएमएस का, जैसे ओरेकल हम लोग एक एग्जांपल ले, यहाँ पे लिखा हुआ है, तो इसको बाई करने के लिए 1 लाख 1.5 लाख रुपए लग जाता है। तो यानी कि इसका कॉस्ट है और इसका कोई कॉस्ट नहीं है, ठीक है। उसके बाद है डेटा इंडिपेंडेंस, ठीक है। यहाँ पे देयर इज नो डेटा इंडिपेंडेंस। ये डेटा इंडिपेंडेंस जब हम आगे देखेंगे, एजेंडा में बताए थे, आगे लास्ट में देखेंगे तो हम बता देंगे क्या होता है, ठीक है। यहाँ पे बस डेटा इंडिपेंडेंस नहीं होता और यहाँ पे डेटा इंडिपेंडेंस एग्जिस्ट करता है डीबीएमएस में, ठीक है। यूजर एक्सेस, ओनली वन यूजर कैन एक्सेस एट ए टाइम। यानी कि अच्छा एक चीज बताएं, अगर आप एक फाइल को ना एक यूजर ओपन किए हुए, तो ऐसा नहीं है कि अगर सिस्टम में और भी यूजर है तो उसको ओपन कर सकता है या फिर अदर सिस्टम्स उसको यूज कर सकता है। एक साथ ज्यादा यूजर्स सेम फाइल को ओपन नहीं कर सकते। लेकिन डीबीएमएस में अगर एक डेटाबेस बना हुआ है तो उसमें मल्टीपल यूजर्स एक साथ अपना अपना क्वेरी चला सकते हैं और अपना अपना काम का डेटा रिट्राइव कर सकते हैं, यानी डेटा निकाल सकते हैं, ठीक है। उसके बाद है मीनिंग। तो मीनिंग मतलब कि यूजर हैज टू राइट प्रोसीड्योर्स फॉर मैनेजिंग डेटाबेसेस, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, यूजर यहाँ पे क्या होता है ना कि जो हम लोग डेटा लिख दिए, मान लो कि अगर हम जैसे ही अमन या फिर कुछ भी डेटा स्टोर कर दिए एक लाइन पे, ठीक है, एक फाइल में, तो हमको उसका एक डिस्क्रिप्शन देना होगा कि उस डेटा को कैसे रिट्राइव किया जाए या फिर कैसे उसको प्रोसीड्योर, क्या क्या प्रोसीड्योर होगा। मतलब कि जैसे मान लो कैरेक्टर वाइज हम स्टोर कर दिए, ठीक है, तो उसका एक प्रोसीड्योर होगा जिससे उस डेटा को एक्सेस करके उससे एक मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन बनाया जा सके, ठीक है, अमन के बारे में डिटेल्स रिट्राइव किया जा सके। लेकिन यहाँ पे कोई प्रोसीड्योर राइट नहीं करना होता है, यहाँ पे हमको बस क्वेरी चलाना होता है, बाकी वो सॉफ्टवेयर जो है हमको एग्जैक्ट जो हमारा आउटपुट है वो दे देता है। उसके बाद शेयरिंग, डेटा इज डिस्ट्रीब्यूटेड इन मेनी फाइल्स सो नॉट इजी टू शेयर डेटा। इसमें क्या हो सकता है, हम लोग मल्टीपल फाइल्स में डेटा को स्टोर करके रख सकते हैं। जैसे 3-4 फाइल में हम बताए थे, आई कार्ड का अलग, मार्कशीट का अलग, एडमिट कार्ड का अलग, ठीक है। तो शेयरिंग करना मुश्किल होगा, हमको तीनों फाइल्स भेजना होगा, कुछ चेंज किया तो तीनों में चेंज करके भेजना होगा, ठीक है। तो यहाँ पे इजी नहीं होता शेयरिंग। और इसमें क्या होता है, सेंट्रलाइज नेचर शेयरिंग बाय इजी। तो यहाँ पे हम बस उस डेटाबेस का यूजर बना देंगे और वो डेटा को एक्सेस कर पाएगा, ठीक है, क्लियर। उसके बाद डेटा अब्स्ट्रैक्शन, अब्स्ट्रैक्शन का सिंपल सा मतलब है छुपा लेना, ठीक है। तो इट गिव्स डिटेल्स ऑफ स्टोरेज एंड रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा। ये थोड़ा सा गलत पॉइंट लगा दिया क्या, इट गिव्स डिटेल्स ऑफ स्टोरेज एंड रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा, इट हाइड्स इंटरनल डिटेल्स ऑफ डेटाबेस। हाँ, ये ना स्टोरेज एंड रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा का डिटेल्स देता है, जैसे कि कौन से फाइल में स्टोर्ड है, ठीक है, जैसे टेक्स्ट फाइल में स्टोर्ड है, पीडीएफ फाइल में स्टोर्ड है, ये सब कुछ इसमें एब्स्ट्रैक्शन नहीं रहता। लेकिन यहाँ पे क्या होता है ना, इट हाइड्स इंटरनल डिटेल्स ऑफ डेटाबेस, यानी कि ये इंटरनल डिटेल्स कैसे यहाँ पे हम अंदर में क्या बोलते हैं, कौन सा फाइल सिस्टम यूज करके या फिर किस फाइल में किस फॉर्मेट में हम डेटा को स्टोर कर रहे हैं, कौन सा डेटा, मतलब जैसे क्या बताएं, यहाँ पे टेक्स्ट फाइल यूज करता है और डेटाबेस में क्या करता है, जैसे एसक्यूएल होगा तो एसक्यूएल में एसक्यूएल लाइट करके फाइल होता है, ठीक है, तो वो कॉम्प्लिकेटेड होता है समझना, तो उस तरह से आप उसको समझ नहीं सकते। इसमें डेटा को जैसे कि टेक्स्ट फाइल में बात करें तो कैरेक्टर्स के फॉर्मेट में होता है, तो यानी कि इस सब को अब्स्ट्रैक्शन यहाँ पे कुछ नहीं होता है, यानी कि डेटा हम लोग उस फाइल सिस्टम के बेसिस पे उसके अंदर का डेटा को एक्सेस नहीं कर सकते, मतलब उसका ऑर्गेनाइजेशन को समझ सकते हैं, ठीक है। लेकिन इसमें क्या होगा, कॉम्प्लेक्स होगा तो हम लोग इसके ऑर्गेनाइजेशन को नहीं समझ पाएंगे, ठीक है। उसके बाद है इंटीग्रिटी कॉन्स्ट्रेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये आगे भी आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। इंटीग्रिटी कॉन्स्टेंट्स आर डिफिकल्ट टू इम्प्लीमेंट, इसमें जनरली इंटीग्रिटी कॉन्स्टेंट्स होता ही नहीं है, ठीक है। और इसमें इंटीग्रिटी कॉन्स्टेंट्स होता है, जैसे इंटीग्रिटी कॉन्स्टेंट्स मतलब जैसे फॉरेन की, प्राइमरी की, तो ये सब हम कुछ कंस्ट्रेंट्स लगा देते हैं जिससे कि हम लोग डेटा को इफेक्टिवली क्या बोलते हैं, मैनेज कर पाए, सिक्योर कर पाए, या फिर और डेटा को जैसे कि प्राइमरी के हम लोग इसलिए बनाते हैं ताकि हम लोग इजिली रिट्राइव कर पाए यूनिकली।
तो ये अलग अलग टाइप का इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट्स हम लगा सकते हैं डीबीएमएस में, और इसमें नहीं लगाते। ठीक है, इसका एग्जांपल देखें तो हम लोग सी प्लस प्लस का फाइल जो होता है उससे हम लोग डेटा कर सकते हैं, फिर कोबोल प्रोग्रामिंग में फाइल बना के हम लोग इसको कर सकते थे। ठीक है, लेकिन डीबीएमएस में क्या हुआ है, हम लोग को ये डेटाबेस मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर मिलता है, जैसे ओरेकल हो गया, एसक्यूएल हो गया, ठीक है, और सर्वर एसक्यूएल सर्वर हो गया, ठीक है, और माई एसक्यूएल, पोस्टग्रेस, और भी बहुत सारा अदर टाइप से आप गूगल कर सकते हो, और एक एसक्यूएल लाइट भी होता है। ठीक है, तो और भी अदर टाइप्स होता है डीबीएमएस डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का। तो ये सब क्या है, ओरेकल सॉफ्टवेयर, एसक्यूएल सर्वर क्या है, ये सब सॉफ्टवेयर है। ठीक है, क्लियर, ये हो गया डिफरेंस वाला पार्ट। इसको आप एक बार और रिकॉर्डिंग में जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि हम ज्यादा जल्दी जल्दी चले हैं। जिनको जिस भी पॉइंट में दिक्कत हो रिकॉर्डिंग में जाके दोबारा से देख लीजिएगा। ठीक है, अब बात करते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डेटाबेस। ठीक है, तो ये चीज तो हम बता दिए कि इसमें डिफरेंस क्या है, नया वाला में क्या अच्छा है और इसमें क्या बुरा था। अब बात करते हैं जो अच्छा डीबीएमएस होगा, यानी कि एक डीबीएमएस को हम अच्छा कब कहेंगे, उसमें क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होना चाहिए। ठीक है, जैसे कि अगर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कार देखें तो एक कार में क्या होना चाहिए कि अच्छा से पेट्रोल डालने पे चलना चाहिए, स्पीड से चलना चाहिए, आदमी लोग को बैठा पाना चाहिए। तो वही सब इसमें देखेंगे क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है। तो सबसे पहले क्या जाता है, ट्रेडिशनली डेटा वाज ऑर्गेनाइज्ड इन फाइल फॉर्मेट्स। तो पहले बताएं कि डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम से पहले डेटा को फाइल सिस्टम्स में स्टोर किया जाता था। ठीक है, तो उसको पहले फाइल फॉर्मेट में स्टोर किया जाता था। उसके बाद डीबीएमएस वाज ऑल न्यू कांसेप्ट, देन ऑल द रिसर्च वाज डन टू मेक इट ओवरकम ऑल द deficiencies in traditional style of database management system. Modern DBMS has following characteristics. ठीक है, तो यहाँ पे कहता है ना कि जो भी जितने भी ड्रॉबैक्स थे, जितने भी कमियां थी ट्रेडिशनल स्टाइल में, तो सारा रिसर्च किया गया डीबीएमएस पे। और भी मतलब जो लोग डीबीएमएस को डेवलप करे तो वो सब बहुत सारे रिसर्च करके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स दिए कि इस कैरेक्टरिस्टिक्स को अगर कोई सॉफ्टवेयर फॉलो करता है तो उसको हम अच्छा एक डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम बोल सकते हैं। ओके, तो अब देखते हैं एक एक करके। ठीक है, और ये तो और भी हमको लगता है ज़्यादा बोरिंग लगेगा। ठीक है, ये जो लिखे हैं वो बहुत ज़्यादा कॉपी पेस्ट में अच्छे थे, इसलिए सब कुछ कॉपी पेस्ट कर दिए। ठीक है, तो सबसे पहला कहता है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डीबीएमएस में रियल वर्ल्ड एंटिटी। मॉडर्न डीबीएमएस आर आल्सो रियलिस्ट मॉडर्न रियल, अच्छा पूरा को ना भी पढ़े तो रियल वर्ल्ड एंटिटी मतलब कि इसमें हम लोग डेटाबेस में डेटा के ना रियल वर्ल्ड एंटिटी के फॉर्म में स्टोर करते हैं। ठीक है, जैसे अगर हमको स्टूडेंट का डेटा बनाना है तो हम लोग स्टूडेंट को एक टेबल बना लेंगे और उसके एट्रीब्यूट्स को स्टोर कर लेंगे। ठीक है, जैसे कि इसका एग्जांपल पढ़ ही लेते हैं, क्या लिखता है, For modern DBMS are also realistic and uses real world entities to design its architecture. यानी कि अपने आर्किटेक्चर को डिजाइन करने के लिए रियल वर्ल्ड एंटिटीज का यूज करता है। इट यूजेस द बिहेवियर एंड एट्रीब्यूट्स टू, यानी कि अगर एक एंटिटी स्टूडेंट्स का डेटा लिया जा रहा है, ठीक है, उसका एट्रीब्यूट्स यानी कि उसका एज, मार्क्स, और क्या हो सकता है, नेम हो सकता है, एड्रेस हो सकता है, तो ये सब चीज भी स्टोर करेगा डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ए स्कूल डेटाबेस, एक स्कूल डेटाबेस में स्टूडेंट के डेटा के साथ उसका एज और उसका मतलब एक उसका एज एट्रीब्यूट हो सकता है। ठीक है, और भी हो सकता है, नेम हो सकता है, एड्रेस हो सकता है, मोबाइल नंबर हो सकता है, ईमेल आईडी हो सकता है, और भी क्या क्या हो सकता है, फादर्स नेम, मदर्स नेम, जो जो सोच सकते हो, जो जो चीज उसको डिस्क्राइब करता हो स्टूडेंट को। ठीक है, उस सब चीज को बोलते हैं एट्रीब्यूट। एट्रीब्यूट को आगे एडिशनली डिस्कस करेंगे। नोटिफिकेशन इसके और होता है। नेक्स्ट कहता है रिलेशन बेस्ड टेबल्स। इस डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में ना जनरली रिलेशन बेस्ड टेबल्स के फॉर्म में डेटा को स्टोर किया जाता है। ठीक है, डीबीएमएस अलाउज एंटिटीज एंड रिलेशंस अमंग देम एज फॉर्म एज टेबल्स। ठीक है, तो जो एंटिटीज होते हैं ना, कहाँ गया एंटिटीज, इसको हाईलाइट करें, एंटिटीज एंड रिलेशंस दोनों को हम लोग क्या करते हैं डीबीएमएस में टेबल्स के फॉर्म में स्टोर करते हैं। ठीक है, यानी टेबल बनाते हैं। दिस इजेस द कॉन्सेप्ट ऑफ डेटा सेविंग, यूजर कैन अंडरस्टैंड द स्ट्रक्चर ऑफ डेटाबेस जस्ट बाय लुकिंग टेबल नेम etc। ठीक है, तो हम यहाँ पे डेटाबेस के स्ट्रक्चर को जस्ट टेबल नेम देख के स्टोर कर सकते हैं। ठीक है, जैसे मान लो स्टूडेंट, ठीक है, स्टूडेंट और टीचर हो गया। ठीक है, स्टूडेंट, टीचर, और क्या क्या होता है, एक स्कूल की बात करें तो सब कॉलेज में आ जाते हैं। ठीक है, स्टूडेंट हो जाएंगे, प्रोफेसर हो जाएंगे, और भी बहुत सारा अलग अलग एंटिटीज हो सकता है। ठीक है, जो कि कॉलेज में रियल वर्ल्ड में होता है। ठीक है, और उसके बीच में कुछ भैया रिलेशन, डिपार्टमेंट भी हो जाएगा, हाँ डिपार्टमेंट हो जाएगा, तो वो सब एंटिटीज कोर्स हो गए। साइड ठीक है, भी हो सकता और है, उनके बीच में रिलेशन, कोर्स। हाँ कोर्स हो सकता है। ठीक है, वो सब एंटिटीज हो जाएंगे, और रियल वर्ल्ड में एग्जिस्ट करते हैं उनको एंटिटी बोलेंगे। ठीक है, और उनके बीच में जो हो रहा है, ठीक है, जैसे कि
स्टूडेंट और कोर्स के बीच में क्या किया जा रहा है, स्टडी किया जा रहा है, तो उसको रिलेशन बोलते हैं। तो हम दोनों चीजों को, रिलेशन बेस्ड टेबल्स का ही मतलब है, हम दोनों चीजों को टेबल्स के फॉर्म में ही स्टोर करते हैं, ठीक है। तो ये क्या करता है, डेटा सेविंग के कॉन्सेप्ट को ईज करता है, यानी आसान बनाता है। और एक यूजर क्या कर सकता है कि ये सब सिर्फ डेटाबेस को एक बार देख करके एक बार सिर्फ टेबल्स को देख के ना डेटाबेस स्ट्रक्चर को समझ सकता है। जैसे स्टूडेंट वाले में बात करें तो ये सब सिर्फ स्टूडेंट टेबल देख के, प्रोफेसर टेबल, कोर्स नेम और ये सब देख के समझ सकता है कि इसमें स्टूडेंट्स का डेटा स्टोर किया गया है और क्या क्या चीज इसमें स्टूडेंट के बारे में डिटेल्स है, ठीक है। तो ये सब चीज बस टेबल नेम को देख के बता सकते हैं। ओके, नेक्स्ट कहता है आइसोलेशन ऑफ डेटा एंड एप्लीकेशन, ठीक है। आइसोलेशन ऑफ डेटा एप्लीकेशन यानी एप्लीकेशन और डेटा, डेटा को कहीं हम लोग एब्स्ट्रैक्ट करके अलग स्टोर करके रखते हैं और उसको एप्लीकेशन में कुछ वेरिफिकेशन करने के बाद देते हैं, ठीक है। यानी डेटा का और एप्लीकेशन का दोनों को आइसोलेट किया जाता है, यानी अलग अलग किया जाता है। तो लिखता है क्या, ए डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम इज इंटायरली डिफरेंट देन इट्स डेटा, वेयर डेटाबेस इज सेट टू बी एक्टिव एंटिटी एंड डेटा इज said to be passive one which on which the database works and organizes, ठीक है। तो यहाँ पे कहता है ना कि डेटा को क्या बोला जाता है, डेटा इज said to be passive one, तो यहाँ पे पैसिव को हाईलाइट कर देते हैं। डेटाबेस को क्या कहा जाता है कि एक्टिव एंटिटी, यानी डेटाबेस एक एक्टिव एंटिटी है और उसका जो डेटा है उसके अंदर का वो पैसिव एंटिटी है, वन ऑफ विच द डेटाबेस वर्क्स। हाँ, तो कहता है कि पैसिव इसलिए कहते हैं ना क्योंकि इसके ऊपर कुछ ऑपरेशंस करता है, ठीक है। जैसे हो गया उनका रिट्रेवल करता हो, उनका अपडेशन करता हो, या फिर उन सब का कुछ मैक्सिमम फाइंड करना, या फिर कुछ ऑपरेशंस करता है उन सब डेटा पे, तो इसको क्या बोलते हैं, पैसिव एंटिटी और इसको एक्टिव एंटिटी, ठीक है। तो ये ज्यादा चीज को हाईलाइट कर दिया, बस ये एक्टिव एंटिटी और डेटाबेस को क्या बोलेंगे, एक्टिव एंटिटी, और डेटा को क्या बोलेंगे, पैसिव एंटिटी, ठीक है। एक्टिव पैसिव याद रखना, डेटा डेटाबेस एक एक्टिव एंटिटी है और डेटाबेस पैसिव एंटिटी है, ठीक है। उसके बाद है लेस रिडंडेंसी, यानी कि ये कैरेक्टरिस्टिक्स ये है कि इसमें रिडंडेंसी कम होगा, रिपीटेशन कम होगा। डीबीएमएस फॉलोस रूल्स, तो ये लेस रिडंडेंसी होगा कैसे, तो इसके लिए डीबीएमएस नॉर्मलाइजेशन को फॉलो करता है, ठीक है। तो विच इज स्प्लिट्स अ रिलेशन बिटवीन ऑफ इट्स एट्रीब्यूट्स हैविंग रिडंडेंसी इन वैल्यूज। तो नॉर्मलाइजेशन का हम आगे देखेंगे क्या होता है नॉर्मलाइजेशन, ठीक है। नॉर्मलाइजेशन में हम लोग क्या करते हैं ना कि जो भी रिपीटेड वैल्यूज हो रहा है, ठीक है, उन सबको हम अलग अलग टेबल्स के फॉर्म में तोड़ देते हैं, ठीक है। यानी टेबल्स का, इसको क्या बोले, एक टेबल अगर मान लो कि दिया हुआ है उसमें बहुत सारा अलग अलग एट्रीब्यूट्स है, अलग अलग फील्ड्स है या फिर अलग अलग कॉलम्स है, ठीक है। फील्ड, कॉलम, एट्रीब्यूट, तीनों एफ, फील्ड, कॉलम, एट्रीब्यूट, ये तीनों एक ही चीज को बोलते हैं, ठीक है। तो ये सब अगर सेम है तो उन सबको क्या करते हैं हम लोग, नॉर्मलाइज कर देते हैं, यानी अलग अलग तीन चार टेबल्स में तोड़ देते हैं, ठीक है। तो इसी को नॉर्मलाइजेशन कहते हैं और इससे रिडंडेंसी कम किया जाता है। कैसे किया जाता है नॉर्मलाइजेशन में देखेंगे, following normalization which itself is a mathematically rich scientific process। नॉर्मलाइजेशन एक मैथमेटिकल और साइंटिफिक प्रोसेस है जो कि डेटाबेस के रिडंडेंसी को जितना हो सके उतना कम करता है। 100% तो नहीं कर सकता, लेकिन जितना हो सके उतना कम करता है। ये आप मत लिख देना कि डेटाबेस के रिडंडेंसी को नॉर्मलाइजेशन 100% कम कर देता है, ठीक है। वो जितना पॉसिबल हो गया, एज मच पॉसिबल वो उसको कम करेगा रिडंडेंसी को, ओके। उसके बाद नेक्स्ट है कंसिस्टेंसी। डीबीएमएस ऑलवेज एंजॉय द स्टेट ऑफ कंसिस्टेंसी, यानी डीबीएमएस में हर डेटा एक से जगह पे दूसरे मतलब एक जगह पे अगर कोई चेंज होता है तो अदर जगहों पे भी रिफ्लेक्ट करेगा, यानी कि डेटाबेस हमेशा कंसिस्टेंसी स्टेट में होता है, ठीक है, ऑलवेज। वेयर द प्रीवियस डेटा फ्रॉम द डेटा स्टोरिंग एप्लीकेशन लाइक फाइल प्रोसेसिंग डज नॉट गारंटी दिस, यानी कि पहले जो डेटा फाइल सिस्टम था वो इसकी गारंटी नहीं देता था कि कंसिस्टेंस रहेगा, ठीक है। तो कंसिस्टेंसी स्टेट वेयर एवरी रिलेशन इज डेटाबेस रिमेन्स कंस्टेंट। तो कंसिस्टेंट स्टेट कब कहा जाएगा डेटाबेस को, जब सारा रिलेशन यानी कि जितना टेबल्स है उसमें और रिलेशनशिप्स है वो सब कंसिस्टेंट है, यानी उन सब में डेटा कहीं पे भी ऐसा नहीं है कि एक जगह पे नाम लिखा हुआ अमन और एक जगह पे अमन कुमार लिखा हुआ, ठीक है। अगर एक जगह पे चेंज किए हैं तो सब जगह पे सेम सिमिलर एक सही डेटा ही रिप्रेजेंट होना चाहिए, ठीक है। दिस एग्जिस्ट मेथड्स एंड टेक्निक्स विच कैन डिटेक्ट अटेम्प्ट ऑफ लीविंग डेटाबेस इन इनकंसिस्टेंट स्टेट, ठीक है। तो यहाँ पे डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में ना कुछ टेक्निक्स होते हैं, ठीक है, जो कि अगर कहीं पे भी हम लोग इनकंसिस्टेंट छोड़ने लगते हैं, मतलब हमसे अगर छूटने की कोई गलती भी होती है तो वो उसको
प्रिवेंट कर लेता है, यानी कि रोक लेता है, कुछ ऐसा टेक्निक्स होता है डीबीएमएस में। ओके, उसके बाद है क्वेरी लैंग्वेज। डीबीएमएस में एक क्वेरी लैंग्वेज होना चाहिए, एक आइडियल डीबीएमएस अगर होता है तो उसमें क्वेरी लैंग्वेज होना चाहिए। डीबीएमएस इज इक्विप्ड विथ क्वेरी लैंग्वेज। इसमें क्वेरी लैंग्वेज होता है, ये करता क्या है, विच मेक्स इट मोर एफिशिएंट टू रिट्राइव एंड मैनिपुलेट डेटा। अगर हमको डायरेक्ट टेबल दे दिया जाए 100 लोगों का, तो हम उसमें ऐसा देख तो सकते हैं, कहा गया इधर उधर कर दिया। हाँ, अगर हमको मान लो जैसे एक्सेल सीट में हम बता रहे थे, अगर हमको 100 लोगों का डेटा दे दिया गया, ठीक है, अगर ऑर्डर में भी दिया हुआ है तो हम लोग एक एक करके देख सकते हैं, ठीक है। हमको 59 का देखना है तो हम स्क्रॉल करके नीचे आएंगे, 59 पे देखेंगे। जैसे यहाँ पे हमको 4 देखना है तो हम यहाँ पे देखेंगे, 13 देखना है तो यहाँ पे देखेंगे, और इससे नीचे जाना होगा तो ऐसे स्क्रॉल करके देखेंगे, ठीक है। लेकिन क्वेरी से हम लोग क्या कर सकते हैं, डायरेक्ट हम बोल सकते हैं कि स्लाइड नंबर 6 दिखाओ, तो वहाँ पे स्लाइड नंबर 6 हमारे सामने आगे आके दिख जाएगा, ठीक है। ये फायदा होता है क्वेरी का, यानी कि कुछ हम डायरेक्ट कमांड देते हैं और उसी के बेसिस पे हमारा काम करके डीबीएमएस दे देता है। A user can apply as many and different filtering options, जितना मर्जी उतना फिल्टर ऑप्शंस आप लगा सकते हो डेटा बेस पे, ठीक है। और उसमें हम लोग अलग अलग डेटा अलग अलग, जैसे कि मान लो हम लोग फिल्टर से क्या कहने का मतलब, फिल्टर का कहने का मतलब है कि अगर हम देखना चाहते हैं कि एक स्पेसिफिक सिटी में रहने वाले यूजर्स का ही डेटा दिखाओ, ठीक है, हम लोग लिख सकते हैं कि जिस जो जो मुजफ्फरपुर सिटी में रहते हैं उन सबका डेटा दिख जाए, या फिर मोतिहारी में रहते हैं तो उन सबका डेटा दिख जाए। और उसके बाद एज सी और सी वांट्स, यानी जितना डेटा वो देखना चाहे, जितना चाहे फिल्टरिंग ऑपरेशंस लगा सकते हैं, और साथ में जैसे वो देखना चाहे, ठीक है। जैसे कि एक चीज बताएं, उसमें एक एलाइज नेम का कॉन्सेप्ट होता है, ठीक है, कि कॉलम नेम हम लोग चेंज कर सकते हैं जब एक्चुअल में रिजल्ट शो हो, वो सब चीज कर सकते हैं, यानी कि जितना बार उतना फिल्टरिंग ऑप्शंस लगा सकते हैं, ठीक है। डिफरेंट फिल्टरिंग ऑप्शंस लगा सकते हैं क्वेरी लैंग्वेज से, इसको तो हाईलाइट करना बनता है। और नेक्स्ट क्या कर सकते हैं, एज सी और यू वांट्स, ठीक है, यानी कि जितना चाहिए उतना, मतलब जैसे चाहिए वैसे, जिस फॉर्म में चाहिए उस फॉर्म में ला सकते हैं। ट्रेडिशनली इट वाज नॉट पॉसिबल, पहले ये पॉसिबल नहीं था। एसिड प्रॉपर्टीज, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एसिड प्रॉपर्टीज क्या कहता है, डीबीएमएस फॉलोज द कांसेप्ट ऑफ एसिड प्रॉपर्टीज, ठीक है। एसिड को आगे हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। इसको आगे डिटेल में डिस्कस करेंगे, ठीक है। कहाँ गया कर्सर, ही गुम हो गया। हाँ, बस इसका फुल फॉर्म देख लो, एसिड का क्या होता है, ठीक है। एसिड वैसा क्रांतिकारी नाम लग रहा है, याद ही रहेगा। विच स्टैंड्स फॉर एटोमिसिटी, ठीक है। एटोमिसिटी, कंसिस्टेंसी, आइसोलेशन एंड ड्यूरेबिलिटी, ठीक है। तो एटोमिसिटी और कंसिस्टेंसी, आइसोलेशन, ड्यूरेबिलिटी, इसको आगे देखेंगे। दिस कॉन्सेप्ट्स आर अप्लाइड ऑन ट्रांजेक्शंस, यानी हर ट्रांजेक्शन जब होगा तो उसके बाद हम लोग चेक करेंगे कि क्या हमारा डेटाबेस का एटोमिसिटी होल्ड करता है कि नहीं, डेटाबेस कंसिस्टेंट स्टेट में है कि नहीं, यानी कंसिस्टेंसी होल्ड करता है कि नहीं, आइसोलेशन है कि नहीं डेटा का, ड्यूरेबिलिटी, यानी कि डेटा का बाद में हम लोग क्या बोलते हैं, जैसे कि बैकअप, रिकवरी, ये सब कुछ सिक्योर्ड है कि नहीं है, ठीक है। तो ये सब चीज को आगे हम डिटेल में देखेंगे, ये अपने आप में एक टॉपिक है, ठीक है। इस पे ये हो सकता है शॉर्ट नोट में आ जाए क्वेश्चन। These concepts are applied on transactions which manipulate data in database। तो ये जो चार कॉन्सेप्ट हैं, चार वर्ड्स एसिड, ये हर ट्रांजेक्शन्स पे लगाए जाते हैं, ठीक है। एसिड प्रॉपर्टीज मेंटेन्स डेटाबेस इन हेल्दी स्टेट इन मल्टी ट्रांजेक्शनल इन्वायरमेंट एंड इन केस ऑफ फेलियर, ठीक है। तो मल्टी ट्रांजेक्शनल इन्वायरमेंट, ये तीन वर्ड का ये मतलब है कि जैसे मान लो 1000 लोग एक साथ डेटा को यूज कर रहे हैं, ठीक है। जैसे कि क्या एग्जांपल बताएं, जैसे एग्जाम का रिजल्ट आता है, ठीक है। एग्जाम का रिजल्ट अगर एक साथ 100 लोग भी देखना चाहें तो देख सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर 100 लोग को एडिट करने का भी ऑप्शन दे दिया जाए, ठीक है, 100 लोग अगर उसको एडिट भी करने लग जाएं तो उस समय भी हो सकता है डीबीएमएस मतलब थोड़ा सा स्ट्रगल करे, लेकिन उसको किसी तरह से एक सिस्टम उसके पास होता है जिससे वो एक चीज होता है, क्या होता है, ट्रांजेक्शन लॉक कर सकता है, ठीक है। या फिर एक आपका जो आप एक जो यूजर यूज कर रहा है उसके लिए उस ट्रांजेक्शन को लॉक कर सकता है, उस डेटा को। तो ये सब अलग अलग फीचर्स के थ्रू ये मल्टी ट्रांजेक्शनल इन्वायरमेंट में जब एक साथ बहुत ज्यादा ट्रांजेक्शन हो रहा हो या फिर डेटा फेल हो गया हो, ठीक है, तो उस केस में बैकअप देता है, ठीक है। तो ये सब एसिड एक प्रॉपर्टी है, कॉन्सेप्ट है, ठीक है, इसको आगे देखेंगे। उसके बाद है मल्टी यूजर एंड कॉन्करेंट एक्सेस, यानी कि डेटाबेस का ये भी काम है कि हम लोग एक साथ बहुत ज्यादा यूजर भी इसको यूज कर पाए, ठीक है। यानी मल्टी यूजर
यूज कर पाए और कॉन्करेंट एक्सेस यानी कि सब एक साथ में ही कर पाए। जैसे अगर हम 5 लोग हैं और 5 लोग डेटा देखना चाहते हैं तो हम पांचों यूज तो कर पाए। और दूसरा बात क्या कहता है, कॉन्करेंट, यानी कि अगर हम 10:05 पे देखना चाहते हैं तो उसी टाइम पे हम लोग डेटा को देख पाए। DBMS सपोर्ट्स फाइल सिस्टम में ये चीज पॉसिबल नहीं है, ठीक है। DBMS सपोर्ट्स मल्टी यूजर एनवायरनमेंट एंड अलाउज देम टू एक्सेस एंड मैनिपुलेट डेटा इन पैरेलल, यानी कि मल्टी यूजर एनवायरनमेंट को सपोर्ट करता है और सबको पैरेलल में यानी एक साथ में डेटा को एक्सेस करने और उसमें चेंजेस करने की इजाजत देता है। थ्रू देयर आर रेस्ट्रिक्शंस, दो रेयर, यहाँ पे दो का मतलब होता है हालांकि, ठीक है। देयर आर रेस्ट्रिक्शंस ऑन ट्रांजैक्शंस व्हेन दे अटेम्प्ट टू हैंडल सेम डेटा आइटम बट यूजर्स आर ऑलवेज अनअवेयर ऑफ देम, ठीक है। तो यहाँ पे ट्रांजैक्शंस पे ना कुछ रेस्ट्रिक्शंस होता है कि आप एक साथ अगर मान लो कि अमन का नाम हम यहाँ पे अमन से चेंज करके अमन कुमार कर दिए, ठीक है। तो यहाँ पे उसका कोई अगर नेक्स्ट भी यूजर है वो भी चाहता है कि अमन का नेम चेंज करके कुमार अमन करना चाहे, ठीक है। तो ये डेटाबेस कंफ्यूज हो जाएगा कि इसको कुमार अमन रखे कि अमन कुमार करे या फिर पहले वाला अमन रहने दे, ठीक है। ये सब चीज के लिए वो एक एक ट्रांजेक्शन को लॉक कर देता है, ठीक है। अगर हम अमन का एडिट कर रहे हैं तो हमारे लिए बुक हो जाएगा कि अभी हम सिर्फ हम ही एडिट करेंगे, कोई और उसको एडिट नहीं कर पाए, ठीक है। तो ये एडिट के केस में इसको थोड़ा सा डेटाबेस सिक्योरिटी चेक करता है, ठीक है। कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगा देता है कि अगर हम एक्सेस कर रहे हैं, हम एडिट कर रहे हैं, तो कोई दूसरा सेम उसी डेटा को सेम टाइम पे एडिट ना करे। लास्ट का दो कैरेक्टरिस्टिक्स है मल्टीपल व्यूज, यानी कि DBMS ऑफर्स मल्टीपल व्यूज फॉर डिफरेंट यूजर्स। ए यूजर हु इज सेल्स डिपार्टमेंट विल हैव अ डिफरेंट व्यू एंड, अच्छा इसका एक रियल लाइफ एग्जांपल बताया ना, तो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का एक एग्जांपल है कि आप लोगों के पास सब यूजर दिख रहा हुआ है, ठीक है, लेकिन हमारे पास यूजर्स का दिख रहा है कि हमारे पास एक और एक्स्ट्रा ऑप्शन मिल रहा है रिमूव का, जो कि आपके पास नहीं है। यानी हम अगर डेटाबेस के लिए क्या बोलते हैं, इस क्लास के लिए अगर हम इस मीटिंग के होस्ट हैं तो हमारे पास सिर्फ ये ऑप्शन होगा कि हम किसी को रिमूव कर सकते हैं, ठीक है, सबके पास नहीं होगा। तो ये क्या कर रहा है, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम जो कि मीट का है वो सिर्फ हमको ही एक्सेस दे रहा है कि हम किसी को रिमूव कर सकते हैं, ठीक है, और बाकी किसी को एक्सेस नहीं मिलता। वही बात है कि एक एक स्पेसिफिक यूजर को हम एक ही टाइप की चीज दिखाएं और अदर यूजर को अदर। तो यहाँ पे एक रियल लाइफ एग्जांपल लिया गया, ये यूजर एक कंपनी के डेटाबेस में अगर बात करें तो एक जो सेल्स डिपार्टमेंट में यूजर है ना विल हैव डिफरेंट व्यू, यानी उसको सिर्फ सेल्स से रिलेटेड डेटा दिखेगा, ठीक है। व्यू मतलब कि क्या उसके सामने दिख रहा है, क्या व्यू आ रहा है, ठीक है। उसके बाद अब डेटाबेस उसको क्या होगा, डिफरेंट दिखेगा। जो पर्सन वर्क कर रहा है प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट वाले को सेल्स डिपार्टमेंट से अलग दिखेगा। सेल्स वाले को दिखेगा कि मार्केटिंग पे क्या खर्च हुआ, हमारा सप्लायर कौन है, डिस्ट्रीब्यूटर कौन है, तो ये सब चीज का डेटा दिखेगा। प्रोडक्शन वाले को दिखेगा कि हमको क्या बोलते हैं, जैसे इसको दिखेगा डिस्ट्रीब्यूटर है, इसका दिखेगा सप्लायर के कौन कौन सा हमको रॉ मटेरियल प्रोवाइड कर रहा है, कौन कौन हमारा स्टाफ है और क्या क्या है अदर चीजें इसको दिखेगा, ठीक है। तो इसको इसका डेटा नहीं दिखेगा, इसको इसका डेटा नहीं दिखेगा। यानी कि हम मल्टीपल व्यूज बना सकते हैं अलग अलग यूजर्स के लिए, ठीक है। उसके बाद है दिस इनेबल्स यूजर्स टू हैव कंसंट्रेट व्यू ऑफ डेटाबेस अकॉर्डिंग टू देयर रिक्वायरमेंट्स, ठीक है। यानी कि अगर हम दोनों को एक साथ दिखा दें, उसको हम प्रोडक्शन का भी दिखा दें और उसको सेल्स का भी दिखा दें, तो वो अपने काम का चीज पे फोकस नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो वो सिर्फ अपने डेटा पे कंसंट्रेट कर पाए, इसीलिए हम लोग मल्टीपल व्यूज बनाते हैं, ओके। उसके बाद है सिक्योरिटी, ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। फीचर्स ऑफ मल्टीपल व्यूज ऑफर्स सिक्योरिटी एट सम एक्सटेंट। मल्टीपल व्यू बनाने का मतलब है कि हम लोग को ये सेल्स वाले को प्रोडक्शन का पता नहीं होगा, यानी कि प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में हम लोग को कभी ये नहीं पता, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट वाले को कभी पता नहीं चला कि सेल्स डिपार्टमेंट में क्या हो रहा है, ठीक है। यानी कि हम सिक्योर कर सकते हैं, मान लो प्रोडक्शन में कोई ऐसा पर्सन, कुछ ऐसे लोग हैं जिनको हम नहीं चाहते जानने देना कि सेल्स का पता चले, तो उनको उसका पता नहीं चलेगा, ठीक है। तो इस लेवल पे भी एक सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है। उसके बाद है एक्सेस फ्रॉम अदर यूजर डिपार्टमेंट, ठीक है। तो ये चीज हो गया। उसके बाद DBMS ऑफर्स मेथड्स टू इम्पोज कंस्ट्रेंट व्हाइल एंटरिंग डेटा। तो यहाँ पे जब हम डेटा को एंटर कर रहे होते हैं ना, उस समय भी कंस्ट्रेंट लगा देते हैं कि कुछ रिपीटेड नहीं होना चाहिए, कुछ एक लेस देन वैल्यू होना चाहिए कि इतना से छोटा ही हम वैल्यू लेंगे। तो ये सब चीज कुछ कंस्ट्रेंट लगा सकते हैं। कंस्ट्रेंट का सिंपल मतलब होता है चेक, ठीक है। कंस्टेंट थोड़ा सा टर्म आपको समझ में ना आ रहा तो आप ये याद रख सकते हो, चेक, ठीक है। एक चेक लगा देता है कि जब हम लोग रिट्राइव डेटा करते हैं, और कहाँ गया, क्या गया, मेथड्स टू इम्पोज कंस्टेंट व्हाइल एंटरिंग डेटा, ठीक है। एंटर डेटा टाइम भी कुछ कंस्टेंट होता है और कुछ रिट्राइविंग डेटा टाइम, जब उसको लेटर स्टेज यानी बाद में जब स्टोर करने के बाद रिट्राइव कर रहे होते हैं उस टाइम भी उस पर कुछ कंस्टेंट यानी चेक्स लगा सकते हैं, ओके। उसके बाद
ये सब को ना हम पूरा तरह नहीं करते, ठीक है। DBMS offers many different levels of security levels which enables multiple users to have different view and different features. तो मल्टीपल और भी अदर फीचर्स, सिक्योरिटी फीचर्स प्रोवाइड करता है, वो हम आगे सिक्योरिटी वाले पार्ट में देखेंगे कि डेटाबेस सिक्योरिटी क्या क्या होता है, मतलब डेटाबेस कैसे सिक्योर्ड एक सिस्टम बनाता है, ठीक है। उसके बाद फॉर एग्जाम्पल user in sales department cannot see data of purchase department is one thing. Additionally, how much data sales department can see can also be managed because database management system is not saved on disk. Traditional file system is very hard to thief or break code, ठीक है। तो यहाँ पे एक और ये पॉइंट अलग ही है, ठीक है। हम लोग को ये अगर हम लोग फाइल सिस्टम में रखते हैं तो उसको हार्ड डिस्क के फॉर्म में रखेंगे तो कोई चोर आएगा, चोरी करके ले जाएगा, पानी में रख देगा या फिर और भी कुछ भी हो जा सकता है, ठीक है। तो ये सब इसमें क्या होता है, हम लोग मल्टीपल जगह पे स्टोर करके रखते हैं, अलग अलग बैकअप रखते हैं, तो ऐसा इसमें नहीं होगा। और यहाँ पे ये वाला बात था कि जो हम यहाँ पे बताए थे कि परचेज डिपार्टमेंट में जो कुछ भी हो रहा है वो सेल्स डिपार्टमेंट कहाँ गया, सेल्स डिपार्टमेंट वाला नहीं दिखना चाहिए और सेल्स वाला परचेज को नहीं दिखना चाहिए, ठीक है। यानी कि मल्टीपल यूजर्स अगर हैं तो जिसको जो अपने काम का डेटा है उतना ही दिखे, पूरा ना दिखे, ओके। तो ये हो गया, कितना टॉपिक हो गया, 4 हो गया, 4 8 हो गया और 2 10 हो गया, ठीक है। ये 10 के 10 लिख के आ जाना है कैरेक्टरिस्टिक्स में। हम क्वेश्चन के फॉर्म में बात करें तो ये एक क्वेश्चन हो गया, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है क्या, इसको हम पूरा एक लंबा पीडीएफ है उसमें हम भेज देंगे पूरा आंसर, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन की बात करें, फाइल सिस्टम और डीबीएमएस में डिफरेंट, ये दोनों स्लाइड्स काफी है सेकंड क्वेश्चन अटेम्प्ट करने के लिए। पूछा जाए कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डीबीएमएस, हो सकता है ये इस क्वेश्चन के साथ में ही लगा दिया जाए, फिर इस क्वेश्चन के साथ में लगा दिया जाए, तो ये 10 चीज आप लिख देना, ठीक है, हो गया। अब बात करते हैं यूजर्स ऑफ डीबीएमएस, ये अपने आप में एक अलग क्वेश्चन बन सकता है, ये पता नहीं क्यों लगा, चलो कोई बात नहीं। फॉर्मेटिंग हो रहा इधर उधर है। यूजर्स ऑफ डीबीएमएस का मतलब है ना, डीबीएमएस को कौन कौन लोग यूज करते हैं, ठीक है। डीबीएमएस इज यूज्ड बाय वेरियस यूजर्स फॉर वेरियस पर्पसेस, यानी डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम को अलग अलग लोग अलग अलग काम के लिए यूज करते हैं, ठीक है। सम में इन्वॉल्व इन रिट्राइविंग डेटा, किसी का काम सिर्फ डेटा को निकालना यानी डेटा को चेक करना देखना हो सकता है, और किसी का काम बैकिंग इट अप, यानी किसी का काम हो सकता है कि जो डेटा डेटाबेस में स्टोर हुआ उसको बैकअप करना, एंड सम ऑफ देम आर डिस्क्राइब्ड एज बिलो, किसी का डेटा को ऑर्गेनाइज करना या फिर क्या बोलते हैं डिजाइन करना भी हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे डेटाबेस है, इसका 3 यूजर बताया गया, ठीक है, एक एडमिनिस्ट्रेटर, एक डिजाइनर और एक एंड यूजर। एंड यूजर जो भी हमारा जो भी डिजाइनर डेटाबेस डिजाइन करता है उसको एंड यूजर यूज करेगा और एडमिनिस्ट्रेटर उसको मैनेज करेगा, ओके। तो इसको देखते हैं नेक्स्ट पे क्या कहता है, तीनों का एक एक ये लिखा हुआ है। यूजर्स ऑफ डीबीएमएस अगर पूछा जाता है तो ये एक स्लाइड इनफ है लिखने के लिए, ठीक है। कंटेंट कहता है एडमिनिस्ट्रेटर का मतलब क्या, अगर आप याद कर सको तो कर लो। ए बंच ऑफ यूजर्स मेंटेन डीबीएमएस आर रिस्पॉन्सिबल फॉर एडमिनिस्ट्रेटिंग द डेटाबेस। ये दिख रहा है अमन, ये छोटा दिख रहा है क्या, हेलो। अगर ये छोटा दिख रहा है तो हम इसका फॉन्ट साइज बढ़ा देंगे, हेलो, एनीबॉडी प्लीज कंफर्म कीजिए, आवाज बंद कर दिया, हेलो। थोड़ा बोल्ड कर दोगे तो दिखेगा अच्छे से। अच्छा, मेरे इधर गाना बज रहा है ना, इसलिए हम माइक अनम्यूट नहीं कर रहे। अब बोल्ड हो गया, हाँ, सबको कर दो, अब दिख रहा है सही से। इसको हम शायद जरूर करते हैं, सबको ये दिख रहा है, लग रहा है कुछ इधर उधर लिखे हैं। अच्छा, ये चीज़ हम पीपीटी हम नहीं बनाई, ये वही विकास बनाए हैं, तो कभी कभी हो सकता है कुछ ऐसा भी चीज़ दिख जाए जो हम ही ना देख रहे हो, ठीक है, मतलब कुछ गलत भी हो जाए लिखा हो, तो एक बार हमको खुद भी देखना पड़ता है कि सही लिखा है कि नहीं, ठीक है। एडमिनिस्ट्रेटर तो 3 टाइप होता है, ठीक है, हम पहले बता चुके हैं। एडमिनिस्ट्रेटर का काम मैनेज करना होता है, डिजाइनर डेटाबेस को जो डिजाइन करता है कि क्या टेबल होगा, क्या उसमें कंस्टेंट होगा, क्या उसमें रेस्ट्रिक्शन होगा, क्या चेक्स होगा, ठीक है, कैसे उसको एक्सेस किया जाएगा, कैसे उसको उसमें डेटा स्टोर किया जाएगा, ये सब चीज़ काम डिजाइनर का है, ठीक है। और नेक्स्ट क्या है, एंड यूजर, यानी कि जो इस डेटाबेस को यूज करेगा, जो इसमें डेटा को स्टोर करेगा एक्चुअल में और डेटा को रिट्राइव करेगा, ठीक है, तो ये होता है एंड यूजर। घर से कॉल आ रहा है, 1 सेकंड रुकिएगा, हेलो जी।
हम क्लास ले रहे हैं, अब कहाँ का पता नहीं, हमने देखा है। भेजिएगा अनिकेत को, अनिकेत को भेजिएगा जैकेट लेकर, ठीक है। हाँ, सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस। आते हैं पॉइंट पे। एडमिनिस्ट्रेटर, ए बंच ऑफ यूजर्स मेंटेन द डीबीएमएस एंड आर रिस्पांसिबल फॉर एडमिनिस्ट्रेटिंग डेटाबेस। तो एडमिनिस्ट्रेटर में क्या हो सकता है ना, एक डीबीए हो सकता है, और मतलब हो सकता है 2-3 यूजर मिलकर सिर्फ डेटाबेस को एडमिनिस्ट्रेट कर रहे हैं, यानी कि ये देख रहे हो कि कौन कौन यूजर इसको यूज करेगा, और दे आर रिस्पॉन्सिबल टू लुक आफ्टर इट्स यूजर्स एंड होम इट शुड बी यूज, ठीक है। क्या हुआ? ठीक है, आवाज हैंड रेज कर रहे हैं, कोमल बोलिए अनम्यूट करके। थोड़ा सा फॉन्ट साइज बढ़ाइए उसका। फॉन्ट साइज सच में नहीं दिख रहा हाँ, है? वो क्लियर नहीं है उतना, और स्टाइल भी थोड़ा सा चेंज कर दीजिए उसका। अब क्लियर है? हाँ, अब ठीक है। शायद थोड़ा इसको बड़ा कर ले तो सही रहेगा। कोई बात नहीं, थोड़ा सा डिजाइनिंग उनका खराब हो गया, लेकिन अब दिख रहा है ना। हाँ, अब दिख रहा है, ठीक है। छोड़िए, डिजाइनिंग को रहने देते हैं, डिजाइनिंग करके भी कुछ नहीं होने वाला, दिखना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये वाला कुछ ज़्यादा ही बड़ा हो गया, चलो सही है, अगर दिख रहा है तो काफ़ी है। तीनों यूजर्स को देखना है, ठीक है। तो पहला यूजर क्या कहता है, एडमिनिस्ट्रेटर, ए बंच ऑफ यूजर्स मेंटेन डेटाबेस, यानी कि बहुत सारे यूजर्स हो सकते हैं, वो डीबीएमएस को मतलब बंच ऑफ यूजर रिस्पॉन्सिबल होता है डेटाबेस को एडमिनिस्ट्रेट करने के लिए, ठीक है। यानी कि कौन कौन डेटा बेस को एक्सेस कर पाएगा, ठीक है। अगर हम एग्जाम्पल लेना तो जैसे कि अगर हम बताना चाहें, यूनिवर्सिटी वाला नहीं लेंगे वरना प्रॉब्लम हो जाएगा, हम कुछ ज़्यादा बता जाएंगे, ठीक है। अगर हम बात करें ना कि अगर आपके कॉलेज में डेटाबेस है, ठीक है, मान लो कि आपके कॉलेज में ना एक डेटाबेस है जिसमें सबका डेटा रखा हुआ है, ठीक है। जैसे मान लो कौन कौन सा वाईफाई का पासवर्ड यूज कर सकता है, ठीक है। तो उसमें कुछ लोग ऐसे होंगे जो वाईफाई का पासवर्ड प्रोवाइड करते होंगे कि कौन कौन इसको यूज करेगा, ठीक है। कौन कौन किसको किसको वाईफाई का आईडी मिलना चाहिए, यूजर नेम, और किस किसको पासवर्ड मिलना चाहिए, तो वो सब मैनेज करेंगे, ठीक है। और आप एज ए स्टूडेंट क्या होगे, एंड यूजर होगा, क्योंकि आप उस वाईफाई को यूज कर रहे हो, ठीक है। और डिजाइनर मतलब जो लोग उस वाईफाई सिस्टम को बनाए हैं या फिर उस वाईफाई सिस्टम को कॉलेज में इंस्टॉल किया है, यानी उस सिस्टम को लगाए हैं, ठीक है, वो डिजाइनर होंगे। तो कहता है ना, अच्छा यूजर को जनरली ये 3 ही बोलते हैं, ठीक है। अगर आपको अदर कहीं टाइप दिखे तो उसको इग्नोर करना, एग्जाम में 3 ही लिख के आना काफी है। दे आर रिस्पॉन्सिबल टू लुक आफ्टर इट्स यूजेस, एंड यहाँ पे क्या इसका यूज हो रहा है डीबीएमएस का, ठीक है। और बाय हुम, यानी किसके द्वारा ये यूज किया जा रहा है, ठीक है, ये भी वो चेक करता है एडमिनिस्ट्रेटर। दे क्रिएट्स यूजर एक्सेस एंड अप्लाई लिमिटेशंस टू मेंटेन आइसोलेशन एंड फोर्स सिक्योरिटी। फोर्स सिक्योरिटी का मतलब है कि वो सिक्योरिटी मेंटेन करने के लिए, ठीक है, सिक्योरिटी को फोर्स में लाने के लिए, या फिर आइसोलेशन बनाए रखने। आइसोलेशन का मतलब है कि एक यूजर का डेटा दूसरा यूजर ना देख पाए, यानी दोनों का डेटा आपस में आइसोलेटेड, ठीक है। तो और कुछ लिमिटेशंस लगा सकते हैं, ठीक है, यानी कुछ कुछ ये कर सकते हैं। ये चीज आप यहाँ पे ना इसको अलग अगर हम कर पाए, हाँ, दे क्रिएट यूजर्स, वो क्या कर सकते हैं, यूजर को क्रिएट कर सकते हैं और उन यूजर्स पे कुछ लिमिटेशंस लगा सकते हैं, ठीक है। जैसे वाईफाई के केस में बात करें, अगर वो वाईफाई का यूजर बनाते हैं तो आप पे रिस्ट्रिक्शन लगा सकते हैं कि आप 500 MB से ज्यादा यूज नहीं कर सकते, ठीक है। और एक और चीज वो आइसोलेशन लगा सकते हैं कि जो डेटा आप वाईफाई के थ्रू ट्रांसमिट कर रहे हो या फिर सेंड रिसीव कर रहे हो वो दूसरा यूजर ना देख पाए, ठीक है। तो ये भी वो रिस्ट्रिक्शन लगा सकते हैं। एडमिनिस्ट्रेटर्स ऑल्सो लुक आफ्टर डीबीएमएस रिसोर्सेज लाइक सिस्टम लाइसेंस, सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन एंड टूल्स रिक्वायर्ड एंड अदर हार्डवेयर रिलेटेड मेंटेनेंसेस, ठीक है। तो डीबीएमएस के जो एडमिनिस्ट्रेटर होते हैं ना, वो सिस्टम लाइसेंस, यानी कि जो सिस्टम यूज किया जा रहा है, जैसे जो सर्वर यूज किया जा रहा है ओरेकल का, तो वो क्या बोलते हैं, पायरेटेड तो नहीं है, और उसका क्या बोलते हैं, ईयरली जो देना पड़ता है लाइसेंस कॉस्ट यूज करने का, वो मेंटेन दिया जा रहा है कि नहीं, सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन जो रिक्वायर्ड है वो सब प्रॉपर सही चल रहा है कि नहीं, हार्डवेयर मेंटेनेंस की भी जरूरत होती है, तो वो सब भी ये एडमिनिस्ट्रेटर ही देखेंगे, ठीक है। ये एग्जैक्टली आप कॉपी पे हमको लगता है लिख के याद कर लो, अगर याद करते हो, और वरना ये सबको समझ लो तो भी अच्छा है, ठीक है, क्योंकि ये सब क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट ही है। उसके बाद बात करते हैं डिजाइनर्स की, ठीक है। डिजाइनर क्या होता है, दिस इज अ ग्रुप ऑफ पीपल हु एक्चुअली वर्क ऑन डिजाइनिंग पार्ट ऑफ डेटाबेस, ठीक है। तो ये एक्चुअल ग्रुप ऑफ वो लोग होते हैं जो डेटाबेस के डिजाइनिंग पार्ट पे काम करते हैं, ठीक है। यानी कि टेबल कैसा, कौन कौन टेबल होगा, ठीक है, और क्या क्या उसमें कंस्ट्रेंट्स होंगे, क्या क्या उसमें किस किस टाइप का डेटा स्टोर किया जाएगा,
जैसे कि बात करें ना मोबाइल नंबर, ठीक है, अगर मोबाइल नंबर वो जो यूजर है वो डिसाइड करेगा कि 10 डिजिट होगा कि 12 डिजिट होगा, यानी साथ में +191 लगेगा आगे, या फिर क्या कहते हैं सिर्फ 10 डिजिट का नंबर स्टोर किया जाएगा। तो ये अलग अलग चीज़ें डिज़ाइन करते हैं। या फिर ये भी डिज़ाइन करेंगे कि अगर स्टूडेंट का डेटा स्टोर कर रहे हैं तो उसमें क्या क्या स्टूडेंट का हम एट्रीब्यूट रखने वाले हैं, ठीक है। तो कहाँ गया स्टूडेंट का एट्रीब्यूट, जैसे हम लोग नेम रख सकते हैं, रोल नंबर रख सकते हैं, क्लास रख सकते हैं, और भी अगर वो कुछ को मन होगा तो वो और भी रखेंगे, जो मन होगा रखेंगे, जो मन होगा नहीं रखेंगे। तो ये काम है डिज़ाइनर का, ठीक है। The actual database is started with requirement analysis followed by good designing process, ठीक है। सबसे पहले क्या होता है, हम लोग रिक्वायरमेंट एनालिसिस करते हैं, यानी कि अगर हमको बोल दिया जाए स्कूल का डेटाबेस बनाओ, तो पहले हम लोग स्कूल में एक कॉपी पेन लेके चले जाएंगे कि भैया आपका क्या क्या डेटाबेस है, तो वहाँ से हम लिख के लाएंगे कि यहाँ पे एक स्टूडेंट का डेटा, स्टूडेंट एंटिटी है, और क्या क्या एंटिटी है, एंटिटीज को पहले हम लिख लेंगे, ठीक है, कि टीचर है, डिपार्टमेंट है, कोर्स है, स्टाफ है, और क्या क्या हो सकता है, रूम नंबर है, और बिल्डिंग्स, क्या बिल्डिंग्स नहीं, इतना ही काफी है, ठीक है। जो जो हमको लगेगा कि जिनका जिनका हम लोग डेटाबेस में डिटेल मेंशन करना है, वो सब एंटिटीज को लिख के लाएंगे, और उसके बाद डिजाइनिंग प्रोसेस करेंगे, ठीक है। डिजाइनिंग प्रोसेस में वही करेंगे कि एंटिटीज के बीच में हम कुछ रिलेशंस स्टैब्लिश करेंगे, और उस बेसिस पे पूरे डेटाबेस डिजाइन का, यानी डेटाबेस का आर्किटेक्चर डिजाइन करेंगे, ठीक है। दे पीपल कीप अ क्लोज वॉच ऑन व्हाट डेटा शुड बी केप्ट एंड व्हाट इज फॉर्मेट, ठीक है, यानी वो किस क्या डेटा रखा जाएगा, ठीक है। हम बताए ना कि नेम रखा जाएगा, नेम रखा जाएगा तो कौन से फॉर्मेट में रखा जाएगा, ठीक है। तो जनरली नेम के लिए दो डेटा टाइप होता है, एक होता है वेर कैर और एक होता है वेर कैर 2, ठीक है। तो कौन सा यूज किया जाएगा वो भी वही डिसाइड करेंगे। नेक्स्ट है क्या क्या, दे आइडेंटिफाई एंड डिजाइन द होल सेट ऑफ एंटिटीज, रिलेशंस, कंस्ट्रेंट्स एंड व्यू, ठीक है, यानी कि वो कौन कौन सा एंटिटीज होगा जो डेटाबेस में स्टोर किया जाएगा, क्या क्या रिलेशंस होगा उनके बीच में, क्या क्या कंस्ट्रेंट्स उस पर लगेगा, कौन कौन सा व्यू बनेगा, ठीक है, यानी कि जैसे सेल्स के लिए अलग व्यू बनेगा, या प्रोडक्शन के लिए अलग व्यू बनेगा, या फिर दोनों का साथ में ही व्यू बनेगा। तो ये सारा काम डिजाइनिंग वाला पार्ट डिजाइनर्स का होता है, ठीक है। और लास्ट में आता है एंड यूजर, यानी कि खीर पूरी बन गया बस खा लीजिए, ठीक है। This group contains the persons who actually take advantage of database system, यानी जो एक्चुअल में डेटाबेस सिस्टम को यूज करते हैं उनको बोलते हैं एंड यूजर। एंड यूजर कैन बी जस्ट व्यूअर्स और who pay attention to the logs of market rates, and end users can be sophisticated as business analyst who takes the most of it, ठीक है। तो एंड यूजर कौन कौन हो सकता है, एक नॉर्मल यूजर हो सकता है जो कि डेटाबेस का डिटेल देखता हो, ठीक है। जैसे सेल्स के केस में बात करें तो हमारा जो बिजनेस एनालिस्ट होगा वो डेटा को देखेगा, और उसी बेसिस पे आगे का जो बिजनेस का क्या बोलते हैं डिसीजंस होगा वो लेगा कि बिजनेस कैसे आगे फॉरवर्ड मूव करना चाहिए, तो ये सब चीज करेगा। या फिर एंड यूजर कौन हो सकते हैं, जैसे मान लो कि क्या एग्जांपल दें, जैसे मान लो न्यूज़ का डेटाबेस है, ठीक है, तो न्यूज़ का डेटाबेस है तो उसमें अलग अलग न्यूज़ डेट बाय डेट रखा हुआ है, तो हम लोग एक एज अ यूज़र हम लोग सिर्फ उस डेटाबेस में जाएंगे और बताएंगे कितने तारीख का डेट, मतलब हम लोग क्लिक करेंगे और उतना तारीख का डेट हमको सिर्फ दिखेगा, तो हम लोग क्या कहलाएंगे एंड यूज़र। यानी कि हम लोग ना तो डिज़ाइन कर रहे हैं ना उसको मैनेज कर रहे हैं, बस हम उसको यूज़ कर रहे हैं, तो हम क्या कहलाएंगे एंड यूज़र। इज़ दैट क्लियर टू एवरीवन, हमारे हिसाब से क्लियर होगा, ठीक है। जिनका ना हो हैंड रेज कर सकते हैं या फिर रिपीट करने बोल सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट, ठीक है। द डिजाइन ऑफ डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, हमारा गला तो दुख रहा है लेकिन पहले इसको कंप्लीट कर ही लेते हैं, ठीक है। पानी कहाँ है? कोई बात नहीं, इसको पहले खत्म करते हैं। ये पीपीटी इधर उधर लग रहा है। द डिजाइन ऑफ डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, यानी डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का डिजाइन कैसा होता है, कैसे होता है, ठीक है, कैसा होता है और कैसे होता है, ठीक है। तो व्हाट एंड हाउ, द डिजाइन ऑफ डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम हाईली डिपेंड्स ऑन इट्स आर्किटेक्चर, यानी डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का डिजाइन जो होगा इसके आर्किटेक्चर पर डिपेंड करेगा, ठीक है। आर्किटेक्चर मतलब क्या क्या उसमें टेबल्स हैं, क्या क्या उसमें किस किस टाइप का डेटा स्टोर किया गया है, तो ये सब उसके आर्किटेक्चर इसको बोलते हैं, ठीक है। डेटाबेस का आर्किटेक्चर यही है कि क्या क्या उसमें टेबल्स हैं और क्या क्या उसमें रिलेशनशिप्स हैं, और क्या उनके बीच में कनेक्शंस, यानी कौन कौन सा रिलेशनशिप कौन कौन एंटिटी सेट को कनेक्ट करता है। उसके बाद इट कैन बी सेंट्रलाइज, अच्छा ये एंटिटी और रिलेशनशिप बोल रहे हैं, इसको जो नेक्स्ट स्लाइड दिख रहा है ना इसमें यही सब एंटिटी रिलेशनशिप ईआर डायग्राम ये सब कुछ है, ठीक है। तो घबराना नहीं है, बस नाम सुन के रखिए, बाद बाकी उस नाम का मतलब हम आगे बताएंगे।
उसके बाद कहता है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम हाईली डिपेंड्स ऑन इट्स आर्किटेक्चर, इट कैन बी सेंट्रलाइज एंड डिसेंट्रलाइज और हायरार्कियल। ठीक है, तो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है ना, ये हाईलाइट करने वाला पॉइंट है। ठीक है, ये क्या हो सकता है, सेंट्रलाइज डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम हो सकता है। ठीक है, या फिर एक डिसेंट्रलाइज भी हो सकता है, जिसमें कि अलग अलग डेटा, जैसे ब्लॉकचेन की बात करें, ठीक है, बहुत हॉट टॉपिक है। तो इसमें क्या होगा ना कि डेटाबेस जो हो सकता है वो अलग अलग कंप्यूटर्स पे स्टोर हो। ठीक है, डेटा अलग अलग कंप्यूटर्स पे स्टोर हो तो उसको डिसेंट्रलाइज बोलते हैं। सेंट्रलाइज मतलब एक ही सिस्टम पे स्टोर और वहीं से सबको एक्सेस करें। ठीक है, तो इसको सेंट्रलाइज बोलेंगे। हायरार्कियल मतलब कि अलग अलग सिस्टम्स पे हायरार्की के फॉर्म में हो। ठीक है, एक मेन सिस्टम पे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट डेटा है वो सब हो। मोस्ट इंपॉर्टेंट नहीं, मतलब हायरार्कियल में मतलब कहने का ये है कि जैसे अमेजोन का है, ठीक है, तो अमेजोन के सारे यूजर्स का डेटा क्या होगा, एक मेन अमेजोन के सर्वर पे होगा। ठीक है, लेकिन जो इंडिया का होगा वो सिर्फ इंडिया में एक सर्वर बना होगा उस पे होगा, जो पाकिस्तान का होगा पाकिस्तान में एक सर्वर बना होगा वहां पे होगा। ठीक है, तो ये हायरार्कियल मैनेजमेंट डेटाबेस का होता है। ठीक है, आर्किटेक्चर। और उसके बाद है डीबीएमएस आर्किटेक्चर कैन बी, हटा दो भाई। DBS architecture can be seen as single tier, multi-tier, n-tier architecture divides whole system into related but independent n modules which can be independently modified, altered, changed or replaced। ठीक है, तो यहाँ पे जो बताया जा रहा है कि सिंगल टीयर मल्टी टीयर। सिंगल टीयर का मतलब है कि डेटाबेस में सिर्फ एक डेटाबेस को स्टोर किया, ये ना डेटा इंडिपेंडेंस वाले में ये डिस्कस करेंगे। ठीक है, कि हम लोग इसको अलग अलग टीयर्स में बांट देते हैं, एक लॉजिकल, फिजिकल और एक व्यू लेवल। ठीक है, तो अलग अलग लेवल्स में बांट के रखते हैं और उन सब में इंडिपेंडेंटली अगर हम एक में चेंज करें तो दूसरे में चेंज ना हो, दूसरे में चेंज करें तो तीसरे में चेंज ना हो। ठीक है, उन सबको इंडिपेंडेंटली मॉडिफाई किया जा सके, ऑल्टर किया जा सके। ऑल्टर का मतलब एक तरह से चेंज और मॉडिफाई करना ही होता है। उसके बाद रिप्लेस किया जा सके। ठीक है, तो जैसे हम फाइल सिस्टम चेंज करना चाहें या फिर टेबल ही हम चेंज करना चाहें तो वो सब चीज़ें हम कर सकते हैं इंडिपेंडेंटली, यानी बिना दूसरे टीयर यानी दूसरे लेवल को इफेक्ट किए। ठीक है, यहाँ पे 1 टीयर, 2 टीयर, 3 टीयर आर्किटेक्चर होता है। ठीक है, तो ये सबको इसी वाले पार्ट में देख लेंगे। इसके बाद 1 टीयर आर्किटेक्चर का डेफिनेशन, अच्छा यहाँ पे लिखा हुआ है, नीचे हमने देखा। 1 टीयर आर्किटेक्चर डीबीएमएस इज ओनली एंटिटी वेयर यूजर डायरेक्टली सिट्स on DBMS and uses it. Any changes done where will directly be done on DBMS itself. It does not provide handy tools for the users and preferably database designer and programmers use single tier architecture। ठीक है, तो इसमें क्या होता है ना, जो फर्स्ट ईयर आर्किटेक्चर होता है, यहाँ पे एक्चुअल में जो ना हमारा क्या बोलते हैं, जो आप लोग देखे होगा अगर आपने ओरेकल का या फिर एसक्यूएल का अगर लैब किया होगा तो उसमें आता है कि हम लोग डायरेक्ट क्वेरी एग्जीक्यूट करते हैं, कुछ भी टेबल बना देते हैं और कुछ भी उसमें डेटा डिलीट कर सकते हैं, अपडेट कर सकते हैं, और मतलब डायरेक्टली हम उसको एक्सेस वगैरह कर सकते हैं। सब कुछ डायरेक्टली हम लोग सिर्फ कमांड्स के थ्रू करते हैं। ठीक है, तो ये कहलाएगा फर्स्ट टीयर आर्किटेक्चर। ठीक है, जिसमें 1 टीयर आर्किटेक्चर, इसमें एक ही आर्किटेक्चर है कि डायरेक्ट यहाँ पे है यहाँ पे डेटाबेस और जस्ट इसके सामने बैठ गए हम और यहाँ पे क्वेरी लगा लगा के हम अपना प्रोसेस काम करवा रहे हैं। ठीक है, तो इसको जनरली कौन कौन यूज करता है, डिजाइनर जो डेटाबेस को डिजाइन किया और जो प्रोग्रामर है जो इसके बेसिस पे आगे एप्लीकेशंस बनाते हैं। ठीक है, तो वो दोनों ही सिर्फ फर्स्ट ईयर आर्किटेक्चर डेटाबेस डिजाइन को यूज करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट कहता है इफ द आर्किटेक्चर ऑफ डीबीएमएस इज 2 टियर देन मस्ट हैव सम एप्लीकेशन। ठीक है, तो यहाँ पे सेकंड केस में क्या होगा ना, जो डेटाबेस बना हुआ है अगर वो सेकंड टीयर आर्किटेक्चर फॉलो कर रहा है, ठीक है, तो वहाँ पे एक एप्लीकेशन भी होगा। फर्स्ट ईयर में क्या होगा, कोई एप्लीकेशन नहीं होगा, जो भी यूजर होगा वो डायरेक्टली बैठेगा। तो यूजर कौन होगा, डिजाइनर और प्रोग्रामर होगा, वो डायरेक्टली सिस्टम के डेटाबेस के सामने बैठेगा और अपना क्वेरी लगाएगा और अपना काम करेगा। लेकिन इस केस में क्या होगा ना, इन दोनों के बीच में एक एप्लीकेशन आ जाएगा। ठीक है, जैसे कि मान लो कि हम लोग पेटीएम का डेटाबेस है। ठीक है, पेटीएम थोड़ा ज्यादा बड़ा हो गया, पेटीएम ज्यादा बड़ा हो गया। कौन सा कोई और एग्जांपल बताइए आप लोग, गला दुखा है, चलेगा क्या सब, बस सुन रहे हैं, कोई बात नहीं, हम रहने दो, बहुत हुआ। ये लड़का एक आदित्य डीपी नहीं बदला अभी तक। चलो हम ही बताते हैं क्या होता है। जैसे मान लो हम पेटीएम का एग्जांपल लेते हैं। ठीक है, तो पेटीएम में क्या होता है, हम लोग डायरेक्टली डेटाबेस, पेटीएम के डेटाबेस के सामने जाके एसक्यूएल क्वेरी नहीं चलाते हैं कि क्या बोलते हैं, चेंज बैलेंस, क्या बोलते हैं, चेंज अपडेट बैलेंस और वेयर आईडी इक्वल टू
या फिर हम अपना मोबाइल नंबर दे देते हैं कि हमारा मोबाइल नंबर इक्वल टू और इसका हम बैलेंस चेंज कर दो, तो हम लोग डायरेक्टली पेटीएम के डेटाबेस को एक्सेस नहीं कर सकते, ठीक है, उससे इंटरेक्ट नहीं कर सकते। तो हमारे बीच में क्या आता है, पेटीएम एप्लीकेशन आता है, ठीक है, या फिर पेटीएम के वेबसाइट के थ्रू हम कर सकते हैं विच यूजेस द डीबीएमएस, यानी कि ये क्या करेगा, एक्चुअल डीबीएमएस को यूज करेगा, ठीक है। तो प्रोग्रामर होगा वो क्या करेगा, डीबीएमएस को यूज करके डीबीएमएस के सामने सामने बैठ के कुछ ऐसा एक एप्लीकेशन बना देगा जो कि डीबीएमएस को यूज करके हमारे डेटा को या फिर हमारे ऑपरेशंस को परफॉर्म करके देगा, ठीक है। प्रोग्रामर्स यूज टू टियर आर्किटेक्चर वेयर दे एक्सेस डीबीएमएस बाय मींस ऑफ एप्लीकेशन, ठीक है। तो यहाँ पे प्रोग्रामर्स टू टियर आर्किटेक्चर यूज नहीं, यहाँ पे कह सकते हैं ना डिजाइन, ठीक है। प्रोग्रामर क्या करता है जनरली टू टियर आर्किटेक्चर को, यानी सेकंड टियर, अच्छा यहाँ पे ना इसको वही रहने देते हैं, ठीक है। प्रोग्रामर यूज लिखा हुआ है, ठीक है, यानी यूज करके टू टियर आर्किटेक्चर को यूज करते हैं, ठीक है, क्योंकि ये भी इसमें इन्वॉल्व होता है। और क्या करता है, डीबीएमएस बाय मींस ऑफ एप्लीकेशन, तो ये इसका एप्लीकेशन डिजाइन करता है। प्रोग्रामर का काम जनरली होता है ऐसा एप्लीकेशन डिजाइन किया जा सके जिससे जो सेकंड नॉर्मल यूजर है, एंड यूजर, वो इसको यूज कर पाए डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, ठीक है। Their applications tier in entirely different independent of database in terms of operation designing and programming, ठीक है। तो यहाँ पे एप्लीकेशन टीयर क्या होता है, अगर एप्लीकेशन को कल को डेटाबेस बदल दिया जाए, ठीक है, कल को जो वो डेटाबेस है वो बदल दिया जाए तो एप्लीकेशन पे कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा इसका डिजाइनिंग या प्रोग्रामिंग पे, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल हम बात करें किस चीज की, जैसे यूनिवर्सिटी की बात करें, ठीक है, यूनिवर्सिटी की बात हम करना नहीं चाहते, ठीक है। एग्जाम्पल हमारे पास बहुत अच्छा था दिमाग में, लेकिन वो चीज़ हम बताना नहीं चाहते, ठीक है। हो गया, बस यही चीज़ है कि हेयर एप्लीकेशन टायर इज इंटायरली इंडिपेंडेंट, यानी कि एप्लीकेशन टायर इंडिपेंडेंट होता है, ठीक है। एक एप्लीकेशन हम बना दिए तो उसको हम अलग अलग डेटाबेस को यूज करके उसको यूज करवा सकते हैं, ठीक है। जैसे अगर हम एक एप्लीकेशन बना लिए पेटीएम, ठीक है, तो हम लोग पेटीएम के साथ एक फोन पे बना ले सकते, एक पेटीएम का ही नाम चेंज कर लेते हैं उस एप्लीकेशन का, ठीक है, और उसको एक अलग डेटाबेस बना दें, ठीक है। पेटीएम से हम क्या कर देंगे, पे एनएम, ठीक है, पे एनएम करके हम अपना अलग कंपनी बना लेंगे और बस उसमें डेटाबेस चेंज कर देंगे, ठीक है। तो ये अलग अलग चीजें हम कर सकते हैं इंडिपेंडेंटली, या फिर हम एप्लीकेशन ही उठा के बदल दे और डेटाबेस वही रहने दे, ठीक है। तो कुछ कुछ हम कर सकते हैं अपने हिसाब से। अब बात करते हैं डेटाबेस स्कीमा क्या होता है, ठीक है, ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। तो डेटाबेस स्कीमा से पहले ये आपको दिख रहा है एक्सटर्नल लेआउट एंड यूजर, ठीक है। एंड यूजर में क्या होता है, ये सब ये ऑफिस में यूजर, स्टूडेंट, ये सब यूज कर रहा है। कॉन्सेप्चुअल स्कीमा में हम लोग टेबल्स डिजाइन करते हैं, और फिजिकल में कहाँ पे वो जो हार्ड डिस्क, और कौन सा हार्ड डिस्क में कौन सा फाइल सिस्टम पे, कौन सा सिस्टम पे हार्डवेयर पे ये स्टोर होगा, ये सब चीज देखा जाता है, ठीक है। ये डिफरेंट 3 लेवल्स हैं डेटाबेस के, ठीक है, या फिर कंपोनेंट्स ऑफ डेटाबेस। हाँ, कंपोनेंट्स ऑफ डेटाबेस कुछ और होता है, ठीक है, कंपोनेंट्स ऑफ डेटाबेस हम शायद मेंशन नहीं किया, उसको मेंशन करना चाहिए था। और फिलहाल के लिए बस ये लेवल्स ऑफ डेटाबेस है, ठीक है, 3 लेवल ऑफ डेटाबेस। अब बात करते हैं ये, अच्छा ये छोटा दिख रहा होगा, इसको बड़ा करना पड़ेगा। विजिबल है सबको ये अभी से, हेलो, दिख रहा है ना सबको? हाँ चलो बढ़िया। डेटाबेस स्कीमा स्केलेटन स्ट्रक्चर, ठीक है, ये एक स्केलेटन स्ट्रक्चर होता है। स्कीमा का मतलब है ना कि जैसे मान लो हम एक टेबल के लिए क्वेरी लिखते हैं, ठीक है, क्रिएट टेबल, और उसका कंस्ट्रेंट, उसका टेबल नेम, तो ये सब क्या करते हैं, हम एक क्वेरी बना देते हैं, ठीक है। और ये क्या करता है, ये एक स्कीमा कहलाता है, एक स्केलेटन है कि हम लोग कैसे डेटा को मॉडल करने वाले हैं, ठीक है। जैसे एक स्टूडेंट के लिए बात करें ना, स्टूडेंट का स्कीमा क्या हो सकता है कि हम लोग एक बस क्या एक टेबल का मतलब समझ लो ना कि ये हो गया डेटा, इसके नीचे डेटा, अगर मान लो ये इसका हेडिंग है, ठीक है, कॉलम्स में कहाँ पे बताएं, हाँ ये वाला चीज, ठीक है। ये यहाँ पे मान लो ये डेटाबेस है, इसका 3 फील्ड है, पहला क्या है, बेसिस, फाइल सिस्टम और डीबीएमएस, ठीक है। तो ये हो गया स्कीमा, यानी कि हम क्या क्या स्टोर करने वाले हैं, ठीक है। तो ये क्या क्या कॉलम्स उसमें होने वाले हैं, जनरली उसी को स्कीमा बोलते हैं, ठीक है। और एक्चुअल डेटाबेस क्या होगा, एक्चुअल डेटा हमारा यहाँ पे नीचे इसी स्कीमा को फॉलो करते हुए, यानी यही 3 चीजें हम लोग हर रिकॉर्ड के लिए लगाएंगे। जैसे पहले के लिए बेसिस में हम लोग कॉस्ट दे देंगे, और दूसरे डेटा के लिए पहले डेटा के लिए फाइल सिस्टम में ये दे देंगे, ये टेक्स्ट, और डीबीएमएस में ये, फिर सेकंड डेटा की बात करें तो ये दे देंगे, ठीक है। तो ये एक एक करके करेंगे, ठीक है। कहाँ पे हम थे, ये भी कंप्लीट कर चुके हैं, ठीक है। तो ये जनरली इसी को स्कीमा बोलते हैं, ठीक है, जो जिस स्ट्रक्चर को हम लोग इंप्लीमेंट करने वाले। तो इसके लिए क्या होगा, हम लोग 3 कॉलम का स्ट्रक्चर बना रहे हैं, ठीक है। तो यही इसका स्कीमा हो गया, बेसिस, फाइल सिस्टम, डीबीएमएस। और इसमें कौन कौन सा डेटा टाइप होगा,
इसमें जनरली हम लोग 30 कैरेक्टर रखेंगे, इसमें ज़्यादा रखेंगे, इसमें भी ज़्यादा रखेंगे, इसमें 60 रख लो, इसमें 60 रख लो, ठीक है। तो ये सब हम लोग डिजाइन करते हैं स्कीमा, ठीक है, इसी को बोलते हैं डेटाबेस स्कीमा। कहाँ गया ये वाला पार्ट है, हाँ। रिप्रेजेंट लॉजिकल व्यू ऑफ एंटायर डेटाबेस, तो ये क्या करता है, लॉजिकल व्यू बताता है डेटाबेस का, ठीक है। यहाँ पे ये जो कंसेप्चुअल लेयर है ना, इसी को बोलते हैं लॉजिकल। जोड़ के आइएगा शाम में 1 घंटा बाद, ठीक है। चाहे अनिकेत, हाँ ठीक है, अनिकेत आएगा तो करवा देंगे, काम कर रहे, ठीक है। उसके बाद क्या कहते हैं कि या फिर घर पे ही ले लीजिए ना, घर पे हो जाएगा, ठीक। हाँ कहाँ थे हम, अच्छा डिस्ट्रैक्ट हो गए। इट टेल्स अबाउट हाउ द डेटा, हाँ ये बताता है ना कि हाउ द डेटा स्टोर किया जाएगा, ठीक है, एंड रिलेशंस अमंग देम विद एसोसिएटेड, ठीक है। किसमें आएगा कोई, डेटाबेस स्कीमा क्या कहता है ना, ये जनरली बताता है कि डेटा कैसे स्टोर किया जाएगा, ठीक है। तो हम इस वाले एग्जांपल में लिए थे जो पहले वाला कि 3 कॉलम था, तो यहाँ पे ये बताया था कि 3 कॉलम के फॉर्म में डेटा स्टोर किया जाए, जनरली टेबल में स्टोर किया जाता है, तो डेटा को कैसे स्टोर किया जाएगा, ठीक है। जैसे हम बात करें ना, इन तीनों को, ये जो 3 हम टेबल बना के लगा दिए, अगर हमको पता नहीं होता, ठीक है, तो हम लोग क्या लिख देते, कॉस्ट ऑफ करके लिख देते, कॉस्ट ऑफ फाइल सिस्टम, और यहाँ पे ये लिखते, उसके बाद फिर नीचे लिखते कॉस्ट ऑफ डीबीएमएस, और ये वाला ये स्टेटमेंट लिख देते, ठीक है। मतलब ऑन द, यहाँ पे लिखते हैं ऑन द बेसिस ऑफ कॉस्ट, और फिर फाइल सिस्टम का डिस्क्रिप्शन देते हैं, इसका लेते हैं, मतलब अलग अलग किसी तरह से ये अरेंज्ड ऑर्गेनाइज्ड फॉर्मेट में नहीं दिखता, ठीक है। तो यही हम एक स्कीमा बना लिए कि हम लोग 3 कॉलम के फॉर्म में इसको डिस्क्राइब करेंगे, तो वही हमारा एक स्कीमा बन गया डेटाबेस का, ठीक है, यानी एक डिजाइन कि किस तरह से हम लोग डेटा को रिप्रेजेंट करेंगे। तो हम सिर्फ 3 कॉलम्स के फॉर्म में इजिली उसको रिप्रेजेंट कर पा रहे हैं, ठीक है। उसके बाद कहता है इट टेल्स अबाउट नो हाउ द डेटा ऑर्गेनाइज्ड इन हाउ रिलेशन अमंग देम विद इज एसोसिएटेड, यानी कि कैसे कैसे एंटिटीज को हम लोग मॉडल करेंगे, क्या क्या उसमें हम लोग एट्रीब्यूट्स बनाएंगे, क्या क्या उसके कॉलम्स फील्ड्स होंगे, और क्या क्या उसमें उनके बीच में रिलेशंस होंगे, ठीक है। यानी जैसे वो फॉरेन की बनाते हैं ना कि रेफरेंस लगा देते हैं नेक्स्ट फॉरेन की का, ठीक है। जैसे अगर टीचर का अगर डेटा स्टोर कर रहे हैं, ठीक है, तो कौन से डिपार्टमेंट से है, तो वो डिपार्टमेंट का डेटा हम लोग हर टीचर के स्टोर नहीं करेंगे, एक जगह पे एक अलग डिपार्टमेंट का टेबल बना लेंगे, और उसमें डिपार्टमेंट नंबर लाके बस टीचर में लिख देंगे कि ये इस डिपार्टमेंट नंबर के टीचर है, तो उस डिपार्टमेंट नंबर से उस डिपार्टमेंट का अगर नाम देखना हो, डिटेल देखना हो, तो उससे हम देख सकते हैं, ओके। उसके बाद क्या कहता है, यही हो गया डेटाबेस स्कीमा। इट फॉर्मुलेट्स ऑल डेटाबेस कंस्ट्रेंट्स दैट वुड बी पुट ऑन डेटा इन रिलेशन विच रिसाइड्स इन डेटाबेस, ठीक है। तो जो जो रिलेशन डेटाबेस में होंगे, जैसे स्टूडेंट हो गया, या फिर स्टूडेंट का नेम हो गया, ठीक है, जनरली एंटिटी होगा, ठीक है, या फिर स्टूडेंट तो एंटिटी होता है, और कोई भी रिलेशन या फिर एंटिटी, ठीक है, उन सब का जो जो कंस्ट्रेंट्स होगा वो सब इसी में डेटाबेस स्कीमा डिफाइन करता है, जो हम लोग डिफाइन करते हैं उसी को बोलते हैं डेटाबेस स्कीमा, ठीक है। A database schema defines its entities and relationship among them, ठीक है। जो वही बात लिखा हुआ है कि डेटाबेस स्कीमा क्या करता है, एक डेटाबेस का एंटिटीज को डिफाइन करता है और उनके बीच में रिलेशन, एंटिटीज और उनके बीच में जो एंटिटीज 3-4 एंटिटीज हैं उन सब के बीच में आपस में क्या रिलेशन है, जैसा कि डिपार्टमेंट नंबर, सॉरी डिपार्टमेंट टेबल, टीचर टेबल, स्टूडेंट टेबल, और क्या हो सकता है कोर्स टेबल, इन सब के बीच में क्या रिलेशन है कि टीचर्स क्या करता है, टीचर टीचेस कोर्स, ठीक है, या फिर स्टूडेंट स्टडी कोर्स, और टीचर्स वर्क्स इन डिपार्टमेंट नंबर। तो ये सब अलग अलग रिलेशंस को भी बताता है कि क्या क्या रिलेशंस उसके बीच में होंगे, ठीक है। उसके बाद कहता है डेटाबेस स्कीमा इज अ डिस्क्रिप्टिव डिटेल ऑफ डेटाबेस, ठीक है। तो ये एक डिस्क्रिप्टिव डिटेल होता है कि डेटाबेस में कौन कौन सा एंटिटी है, कौन कौन सा रिलेशनशिप है, तो इसी सब डिटेल जो होता है इसी को बोलते हैं डेटाबेस स्कीमा। विच कैन बी डेपिसिटेड, डेपिसिटेड मतलब ये रिप्रेजेंट किया जा सकता है बाय मींस ऑफ स्कीमा डायग्राम्स, ठीक है। तो अभी स्कीमा डायग्राम क्या होता है, स्कीमा डायग्राम का यूज करके हम लोग डेटाबेस, एक्चुअल डेटाबेस को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ऑल दीज एक्टिविटीज आर डन बाय डेटाबेस डिजाइनर। ये जो स्कीमा बनाने का काम है, ये बात आप लिख सकते हो डेटाबेस स्कीमा के पॉइंट में कि डेटाबेस स्कीमा कौन बनाता है, डेटाबेस डिजाइनर, ठीक है। टू हेल्प प्रोग्रामर्स इन ऑर्डर टू गिव सम ईज ऑफ अंडरस्टैंडिंग ऑल एस्पेक्ट ऑफ डेटाबेस। तो ये एक स्कीमा बना के दे देता है डिजाइनर, जिसको प्रोग्रामर भी चाहे तो यूज करके और उसी के बेसिस पे अपने यूजर्स को डेटा और अदर चीजें दिखा सकता है, ठीक है। और ये वाला कंप्लीट हो गया।
अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ डेटाबेस स्कीमा। ठीक है, 2-3 टाइप्स है और ये 3-4 और स्लाइड है। ठीक है, डेटा इंडिपेंडेंस और क्या क्या। 1 मिनट का हम ब्रेक ले रहे हैं। ठीक है, और उसके बाद हम ये वाला देखेंगे, 2 टाइप्स ऑफ डेटाबेस स्कीमा। डेटाबेस स्कीमा के 2 टाइप्स क्या क्या। क्या हुआ पता नहीं कहाँ गया। हमको बोला कि चलेगा, हमको कुछ नहीं बोले। अनिकेत म्यूट नहीं था। ओके, उसके बाद क्या नेक्स्ट था क्या, 2 टाइप्स ऑफ डेटाबेस स्कीमा। ठीक है, डेटाबेस का टाइप्स देखना है स्कीमा का। तो फिजिकल स्कीमा और लॉजिकल स्कीमा। दिस स्कीमा प्रिटेंड्स टू एक्चुअल स्टोरेज ऑफ। फिजिकल स्कीमा में क्या होता है कि कहाँ पे डेटा एक्चुअल में स्टोर किया जाएगा। अच्छा म्यूट किया गया। ओके ओके ओके, हाँ कहाँ गया, ये वाला गलत स्लाइड भूल गया। दिस स्कीमा प्रिटेंड्स द एक्चुअल स्टोरेज ऑफ डेटा, यानी कि ये क्या कहता है, डेटाबेस का 2 टाइप का स्कीमा होता है, एक होता है फिजिकल, एक होता है लॉजिकल। ठीक है, लॉजिकल में हम लोग क्या बोलते हैं, टेबल का हम लोग क्या बोलते हैं, नाम डिसाइड करते हैं और उस पे क्या क्या कंस्टेंट लगाएंगे, क्या क्या उसके व्यूज होगा, क्या क्या इंटीग्रिटी कंस्टेंट लगाएंगे, ये सब डिफाइन करते हैं लॉजिकल में। और फिजिकल में बताते हैं कि कौन सा फाइल पे स्टोर किया जाएगा। ठीक है, कौन सा हार्ड सेकेंडरी स्टोरेज या फिर हार्ड डिस्क, सीडी या फिर क्या स्टोरेज डिवाइस यूज किया जाएगा, उसी को बोलते हैं फिजिकल डेटाबेस स्कीमा। ओके, नेक्स्ट है डेटाबेस इंस्टेंस। ठीक है, तो डेटाबेस इंस्टेंस का सिंपल सा मतलब है कि क्या है, बस जो डेटाबेस बना हुआ है उसको अगर एक्चुअल में जब हम यूज में एप्लीकेशन में ले आते हैं, एक मतलब जैसा डेटाबेस का स्ट्रक्चर बना हुआ है। ठीक है, उसमें अलग अलग टेबल्स बना हुआ है और 3-4 टेबल उन सब के बीच में रिलेशनशिप भी बना हुआ है। तो उन सबको जब हम एक्चुअल यूज में लेते हैं ना किसी एप्लीकेशन के केस में, ठीक है, तो उसका एक इंस्टेंस बोलते हैं। ठीक है, जैसे हम एक डेटाबेस सिस्टम डिजाइन कर दिए हैं पेमेंट सिस्टम का। ठीक है, और उसी पेमेंट सिस्टम के डेटाबेस को यूज करके हम 2 एप्लीकेशंस बना दिए। ठीक है, एक बना दिया फोन पे और एक बना दिया पेटीएम, तो दोनों कहलाएगा अलग अलग डेटाबेस इंस्टेंस। ठीक है, तो जैसे हम बताए थे ना, क्लास एंड ऑब्जेक्ट देते थे सी प्लस प्लस में। ठीक है, क्लास एक ब्लूप्रिंट है, एक डेटाबेस आर्किटेक्चर एक ब्लूप्रिंट होगा और उसी के बेसिस पे हम लोग अलग अलग डेटाबेस जो बनाते हैं, मतलब डेटाबेस को यूज में एप्लीकेशन लेते हैं, तब उसका एक इंस्टेंस बनता है। ठीक है, इट इज द इम्पोर्टेंट दैट वी डिस्टिंग्विश इट इज इम्पोर्टेंट दैट वी डिस्टिंग्विश दीज टू टर्म्स इंडिविजुअली, यानी कि जो डेटाबेस इंस्टेंस है इसको अलग अलग डिस्कस करें तो अच्छा है। डेटाबेस स्कीमा इज स्केलेटन। अच्छा ये वाला ना गलत लिखा हुआ है। ठीक है, गलत नहीं लिखा हुआ, ये कुछ और चीज लिखा हुआ है, डेटाबेस स्कीमा। ठीक है, यहाँ पे ये जो डेटाबेस स्कीमा था ना, स्कीमा और कहाँ गया, डेटाबेस इंस्टेंस। ठीक है, ये दोनों चीज एक साथ लिखा हुआ था, तो उसी को लेके ये पॉइंट लिखा गया कि इट इज इम्पोर्टेंट दैट वी डिस्टिंग्विश व्हिच दीज टू टर्म्स इंडिविजुअली। डेटाबेस स्कीमा इज अ स्केलेटन ऑफ डेटाबेस। ठीक है, ये डेटाबेस स्कीमा क्या है, एक स्केलेटन है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का। ठीक है, यानी कि अभी डेटाबेस बना नहीं, आप इसको क्लास समझ सकते हो, सी प्लस प्लस का एक क्लास समझ सकते हो डेटाबेस स्कीमा का। और it is designed when database does not exist at all, very hard to do change once the database is operational। यानी कि जब डेटाबेस ऑपरेशनल हो जाए, जैसे उस पर ट्रांजेक्शन होने लगे, उसमें डेटा स्टोर करने लगे, डेटा अपडेट होने लगे, डिलीट होने लगे, उसके बाद इस स्कीमा को चेंज कर पाना मुश्किल होता है। डेटाबेस स्कीमा डज नॉट कंटेन एनी इन्फॉर्मेशन, डेटा और इन्फॉर्मेशन। डेटाबेस स्कीमा में क्या होता है, बस वो एक आर्किटेक्चर होता है, एक ब्लूप्रिंट होता है, लेकिन वो उसमें कोई इन्फॉर्मेशन या डेटा नहीं होता। ठीक है, तो क्या हुआ, उसके बाद है डेटाबेस इंस्टेंस। ठीक है, डेटाबेस ऑफ इंस्टेंस क्या होता है, डेटाबेस इंस्टेंस इज अ स्टेट ऑफ ऑपरेशनल डेटाबेस विद डेटा एट एनी गिवन टाइम। ठीक है, जैसे कि मान लो कि हम लोग बताए थे डेटाबेस आर्किटेक्चर डिजाइन करें पेमेंट सिस्टम का। ठीक है, मान लो कि हम लोग उसका नाम रख देते हैं पेमेंट सिस्टम्स। ठीक है, और उसको यूज करके हम एक एप्लीकेशन बना देते हैं फोन पे, एक एप्लीकेशन बनाते हैं पेटीएम। ठीक है, तो इसका 2 इंस्टेंस बनेगा, पहला इंस्टेंस क्या कहलाएगा, पेटीएम, और दूसरा इंस्टेंस फोन पे। ठीक है, और अदर और भी हम इसी ब्लूप्रिंट को फॉलो करके इंस्टेंस बना सकते हैं। ठीक है, तो यही डिफरेंस है स्कीमा में और डेटाबेस इंस्टेंस में। दिस इज अ स्नैपशॉट ऑफ डेटाबेस। डेटाबेस इंस्टेंस टेंड्स टू चेंज विद टाइम, और ये इंस्टेंस क्या होता है, चेंज होते रहता है। ठीक है, इसमें हम लोग अपडेट डिलीट और अदर एक्चुअल में ऑपरेशंस होते रहता है। ठीक है,
स्कीमा क्या है, स्ट्रक्चर है, और इसका इंस्टेंस क्या है, उसका एक्चुअल में ऑपरेशनल यूनिट है, ठीक है, यानी कि जब डेटाबेस ऑपरेशनल होता है, ठीक। डेटाबेस इंश्योर्स that every instance state must be valid state by keeping the all the validation constraint condition database designers imposed to it expected from DBMS itself। यानी DBMS जो भी कंस्ट्रेंट बोला था और इन सबको अप्लाई कराने का काम क्या था, जो डिजाइनर डिजाइन किया था वो सारे कंस्ट्रेंट्स को लगाया था ताकि डेटाबेस जो है का जो एक इंस्टेंस है उसमें कोई भी प्रॉब्लम ना आए, जैसे कि वो हमने बताया कैरेक्टरिस्टिक्स बताया, कोई भी कैरेक्टरिस्टिक्स वायलेट ना हो, ठीक है। तो ये सब चीज का ध्यान रखता है कौन, डिजाइनर। मतलब डिजाइनर का रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो हर इंस्टेंस जो बने डेटाबेस का, ऐसा नहीं कि एक इंस्टेंस बना तो उसमें सब कुछ सही चल रहा है और दूसरा इंस्टेंस बना तो उसमें प्रॉब्लम आ गया। उसके बाद है इफ द डेटाबेस सिस्टम इज नॉट मल्टी लेयर्ड देन इट विल be very hard to make any changes in the database system। database systems are designed in multi layers, ठीक है। तो ये मल्टी लेयर्स का बात ऐसा है ना कि जैसे ये तीन जो लेयर्स बनाया गया था, कहाँ गया, फिजिकल, लॉजिका और उसके बाद एक व्यू लेवल होता है, ठीक है। तो ये तीन लेवल बनाया गया, अगर ये तीन लेवल में ना हो तो चेंज कर पाना मुश्किल होता है, और इन सब में जो चेंज करते हैं इसी को डेटा इंडिपेंडेंस बोलते हैं, ठीक है। ये आगे अभी हम बताने वाले हैं। तो ये चीज ध्यान रखना कि मल्टी लेयर अगर नहीं होता तो बहुत टफ हो जाता चेंज करना, इसीलिए डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम मल्टी लेयर्ड होता है, ठीक है। उसके बाद है यही है डेटा इंडिपेंडेंस, ठीक है। और यहाँ पे देयर आर टू टाइप्स ऑफ डेटा इंडिपेंडेंस। पहले डेटा इंडिपेंडेंस क्या होता है, डेटा इंडिपेंडेंस क्या होता है कि देयर आर अ लॉट ऑफ डेटा इन होल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम अदर देन यूजर्स डेटा, ठीक है। यहाँ पे डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में क्या होता है ना कि सिर्फ जो यूजर का डेटा है, जैसे स्टूडेंट का जो नेम है और स्टूडेंट का जो एज है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ वही डेटा था, उसके सिवाय भी एक डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में अदर बहुत सारा डेटा होता है, ठीक है। सिर्फ स्टूडेंट का डेटा या फिर सिर्फ डेटा इन्फॉर्मेशन ही नहीं, उसके सिवाय भी डीबीएमएस का कुछ अपना डेटा भी होता है। DBMS comprises of three kinds of schemas which is in turn about data, ठीक है। तो यहाँ पे थ्री काइंड्स ऑफ स्कीमास, ठीक है। तो यहाँ पे लॉजिकल स्कीमा, फिजिकल स्कीमा, और ये सब लेवल भी बोल सकते हो, लॉजिकल लेवल, फिजिकल लेवल और व्यू लेवल, ठीक है। तो ये तीन लेवल्स होता है, ये सबको हम आगे देखेंगे। और विच इज इन टर्न अबाउट डेटा। मेटा डेटा क्या होता है, जो डेटा अबाउट डेटा होता है उसी को मेटा डेटा बोलते हैं, ठीक है। तो मेटा डेटा के बारे में देखने क्या है, मेटा डेटा इज ऑल्सो स्टोर्ड अलॉन्ग विद डेटाबेसेस, ठीक है। तो मेटा डेटा क्या होता है ना कि डेटा किस फॉर्म में रखा गया है, किस टाइप का है, किस उसमें क्या क्या एक दूसरे से कनेक्टेड है, ठीक है। मतलब क्या क्या एक दूसरे के बीच में रिलेशंस है, ठीक है। तो वो सब क्या होता है मेटा डेटा में स्टोर होता है, ठीक है। वो सब जो डेटा होता है उसको बोलते हैं मेटा डेटा, ठीक है। और वो सब भी डेटाबेस में स्टोर रहता है, वरना डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम को कैसे पता चलेगा कि डिपार्टमेंट नंबर इसके लिए यहाँ से इस टेबल से लाना है डेटा, ठीक है। तो वो सब चीज एक डेटा के बारे में बहुत डिटेल में और डेटा स्टोर किया जाता है, उसी को बोलते हैं डेटाबेस, सॉरी मेटा डेटा, ठीक है। और जनरली डेटाबेस में क्या होता है ना, दो टाइप का डेटा होता है। एक डेटा वही हो गया जो यूजर्स का डेटा हो गया, जैसे कि स्टूडेंट टेबल हो गया और टीचर का टेबल हो गया और भी अदर चीज हो गया, ठीक है। और मेटा डेटा सिंपल समझ सकते हो, डेटा अबाउट डेटा, मतलब कि वो जो कॉलम नेम है, ठीक है, या फिर जो भी फील्ड्स का नेम है तो उसको बोलते हैं मेटा डेटा। डेटा अबाउट डेटा इज कॉल्ड मेटा डेटा, ठीक है। विच वंस स्टोर्ड इन इज देन हार्ड टू मॉडिफाई, ठीक है। तो यानी कि यही जो मेटा डेटा हम लोग टेबल्स का मेटा डेटा जनरली आप इसको बोल सकते हो, कहाँ गया ये डेटाबेस स्कीमा जो है ना, इसको आप बोल सकते हो मेटा डेटा, यानी जो डेटा स्टोर किया जाएगा उसका क्या फॉर्म होगा वही डेटा को मेटा डेटा बोलते हैं, ठीक है। तो इसको जनरली एक बार जब हम स्टोर कर दे तो उसके बाद इसको मॉडिफाई करना इजी नहीं होता, बट एज डीबीएमएस एक्सपेंड्स इट नीड्स टू बी चेंज ओवर द टाइम एंड सेटिस्फाई द रिक्वायरमेंट्स ऑफ यूजर्स, ठीक है। लेकिन कभी कभी ऐसा हो सकता है कि हम लोग चेंज करना पड़े, ठीक है, मेटा डेटा में, तो इसलिए हम लोग को एक ऑल्टर करके कमांड मिलता है, ठीक है, कि हम लोग टेबल में या फिर कोई रिलेशन है तो उसमें हम कुछ चेंजेस कर सके, कुछ एक्स्ट्रा एडिशनल कॉलम्स लगा सके या फिर एडिशनल फील्ड्स ऐड कर सके, ठीक है। तो इसको रखना जरूरी है। उसके बाद बट इफ द होल डेटा वे आर हाईली इंडिपेंडेंट, हाईली डिपेंडेंट, इट वुड बी बिकम टीडियस एंड हाई कॉम्प्लेक्स, ठीक है। तो अगर ये डेटा जो हो गया ना हाईली डिपेंडेंट हो जाए, ठीक है। हाईली डिपेंडेंट कहने से मतलब है कि तीन जो लेवल है जैसे कि लॉजिकल लेवल और फिजिकल लेवल, ठीक है। इसको कैसे डेमोन्स्ट्रेट किया जाए,
मतलब एक दूसरे पे डिपेंडेंट हो जाए, मतलब क्या कह सकते हैं उसको। अगर मान लो कि 2-3 टेबल है, ठीक है, जैसे टेबल के केस में देखते हैं, ठीक है, हो सकता है एक लेयर भी दूसरे लेयर पे डिपेंडेंट हो सकता है, लेकिन हम यहाँ पे ये बताते हैं कि अगर 2-3 टेबल है, ठीक है, जैसे मान लो कि एक जो टीचर टेबल है, ठीक है, अगर टीचर टेबल है उसमें डिपार्टमेंट नंबर भी इंक्लूडेड है, ठीक है, और जो क्या बोलते हैं कोर्स है, कोर्स भी डिपार्टमेंट नंबर, कोर्स में भी डिपार्टमेंट नंबर इंक्लूडेड है, यानी डिपार्टमेंट टेबल से लिंक है, स्टूडेंट भी डिपार्टमेंट नंबर से लिंक है कि कौन से डिपार्टमेंट में पढ़ रहा है, ठीक है। तो ये सब चीज अगर अब यहाँ पे डिपार्टमेंट टेबल में कुछ भी चेंज करना टीडीएस हो जाएगा, ठीक है, यानी कि मतलब कुछ चेंज करना प्रॉब्लम हो जाएगा, क्योंकि ये जो आगे है ये चेंज सब जगह रिफ्लेक्ट करेगा, ठीक है। और यहाँ पे अगर हम कुछ नया कॉलम लगाते हैं या फिर कुछ नया इसके स्कीमा में चेंज करते हैं, ठीक है, यानी इसके स्ट्रक्चर में कुछ चेंज करते हैं, तो ये सब जगह पे रिफ्लेक्ट करेगा, और ये हो सकता है उन सब जगह पे उन सब चीज़ों का क्वेरी हैंडल करना या फिर अदर चीज़ें कर पाना टीडीएस मतलब होता है ना, परेशानी होगा, ठीक है, मुश्किल हो जाएगा। और ये 2 टाइप्स होता है डेटा इंडिपेंडेंस का, ठीक है, दोनों टाइप देखते हैं। पहला कहता है लॉजिक, अच्छा ये साइज दिख रहा है या फिर बड़ा करें, चलो अब दिख रहा होगा। लॉजिकल डेटा इज अबाउट डेटाबेस, ठीक है, लॉजिकल डेटा इज अबाउट डेटाबेस दैट इज इट स्टोर्स इंफॉर्मेशन अबाउट हाउ द डेटा इज मैनेज्ड डेटा इनसाइड, ठीक है, यानी कि लॉजिकल डेटा का मतलब होता है ना कि जो यहाँ पे एक्चुअल में हार्ड डिस्क में, ठीक है, सॉरी हार्ड डिस्क में नहीं, लॉजिकल का मतलब है कि कैसे टेबल के फॉर्म में, लॉजिकल का आप इतना याद रख सकते हो ना, जो टेबल फॉर्मेट है या फिर जो डेटाबेस स्कीमा है, टेबल्स कंस्ट्रेंट्स ये सब चीजें, इसको बोलते हैं लॉजिकल डेटा, लॉजिकल लेवल भी बोल सकते हैं, जैसे यहाँ पे लॉजिकल स्कीमा बोलते हैं, ठीक है। तो 3 होता है, ठीक है, लॉजिकल, फिजिकल और व्यू, और तीनों का स्कीमा बोलो लेवल बोलो सब कुछ बात सेम ही है, ठीक है। लॉजिकल डेटा इज द डेटा इज डेटा अबाउट डेटाबेस दैट इज इट स्टोर्स इंफॉर्मेशन हाउ द डेटा इज मैनेज्ड इनसाइड। तो यहाँ पे यही बात है कि ये मेटा डेटा होता है, ठीक है, ये कौन कौन सा टेबल होगा, कौन क्या क्या उसमें के बीच में रिलेशन होगा, क्या कंस्ट्रेंट होगा, तो यही सब जो स्टोर करता है उसी को हम लोग बोलते हैं लॉजिकल डेटा। फॉर एग्जाम्पल, इसको नेक्स्ट पर रखते हैं, फॉर एग्जाम्पल ए टेबल रिलेशन स्टोर्ड इन डेटाबेस एंड ऑल कंस्ट्रेंट्स विच आर अप्लाइड ऑन द रिलेशन, लॉजिकल डेटा इंडिपेंडेंस इज काइंड ऑफ मैकेनिज्म, ठीक है। लॉजिकल डेटा इंडिपेंडेंस क्या है, एक मैकेनिज्म है। अब यहाँ से बात होता है लॉजिकल डेटा है क्या, ठीक है। तो लॉजिकल डेटाबेस डेटा इंडिपेंडेंस इज अ मैकेनिज्म विच लिबरलाइजेज इटसेल्फ फ्रॉम एक्चुअल डेटा, ठीक है, ये एक्चुअल डेटा से लिबरलाइज करता है, यानी कि अगर एक्चुअल डेटा में कोई चेंज किया गया, ठीक है, जो स्टोर्ड डिस्क पे स्टोर्ड है, इफ वी मेक सम चेंजेस टेबल फॉर्मेट इट शुड नॉट बी चेंज द डेटा रिसाइडिंग ऑन इट, ठीक है। अगर हम मान लो कि जैसे एक टेबल है, ठीक है, अगर हम टेबल में कोई एक कॉलम ऐड कर देते हैं, जैसे कि स्कीमा में अगर हम कुछ चेंज करते हैं, तो हो सकता है वो जो टेबल बना हुआ है उसमें पहले से, यहाँ पे अगर ये वाला एग्जांपल ओपन करें ना, तो आ गया, अगर हम यहाँ पे ये जो टेबल है, मान लो ये हमारा ये 3 स्कीमा है, ठीक है, अगर इस स्कीमा में हम क्या करते हैं यहाँ पे कैसे हम इसको कर सकते हैं, यहाँ पे इंसर्ट कर दे, ठीक है, और राइट से इंसर्ट कर देते, ठीक है। तो आप ये देख सकते हो यहाँ पे जो पहले से डेटा स्टोर्ड है इसमें कोई चेंज हो गया ना, इधर उधर हो गया, ठीक है, तो इधर उधर नहीं मतलब इसमें कोई डेटा डिटेल्स में कोई चेंज नहीं हुआ ना, मतलब कुछ भी अगर हम इसमें चेंज कर रहे हैं तो ये चेंज रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा है एक्चुअल डेटा पे, ठीक है, जो एक्चुअल डेटा स्टोर्ड है उस पर कोई रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा है, इसको अंडो करते हैं। तो कहने का मतलब यही है कि अगर कोई भी टेबल में अगर हम चेंज करते हैं तो उसके अंदर जो डेटा है उस पर चेंजेस नहीं आना चाहिए, ठीक है। तो ये बस फॉर्मेटिंग का चेंज आया था, एक्चुअल डेटा नहीं बदला था, ठीक है, या फिर कोई ऐसा नहीं कि डेटा डिलीट हो गया। और वही बात, अब बात करते हैं फिजिकल डेटा इंडिपेंडेंस के, ठीक है। ऑल स्कीमास आर लॉजिकल एंड एक्चुअल डेटा इज स्टोर्ड इन फॉर्मेट ऑफ ऑन द डिस्क, ठीक है, यानी कि जो स्कीमा है, ठीक है, स्कीमा जो हम लोग क्या बोलते हैं, एक स्केलेटन तैयार किए थे कि डेटाबेस में क्या क्या टेबल होगा, क्या क्या मतलब उसका डिजाइन होगा, तो वो स्कीमा और डेटा, ठीक है, स्कीमास आर लॉजिकल एंड एक्चुअल डेटा, मतलब कि जो स्कीमा था और डेटा एक्चुअल जो होगा, इन दोनों को हाईलाइट कर देते हैं। स्कीमा मतलब स्केलेटन, ठीक है, अच्छा इसको पूरे को रेडी करना होगा। स्कीमा और एक्चुअल डेटा, ठीक है, ये सब कुछ कहाँ पे स्टोर होता है, डिस्क पे, जैसे कि हार्ड डिस्क हो गया या फिर क्या बोलते हैं जो एक्चुअल स्टोरेज डिवाइस होगा, सेकेंडरी डिवाइस, उस पे जाके स्टोर होता है, ठीक है। तो फिजिकल डेटा इंडिपेंडेंस कहता क्या है,
फिजिकल डेटा इंडिपेंडेंस इज द पावर टू चेंज द फिजिकल डेटा विदाउट इम्पैक्टिंग द स्कीमा और लॉजिकल डेटा। ठीक है, तो यहाँ पे स्कीमा यानी कि अगर मान लो कि हम लोग पहले हार्ड डिस्क यूज कर रहे थे, ठीक है, अगर पहले हार्ड डिस्क यूज कर रहे थे तो बाद में अगर SSD से रिप्लेस कर देते हैं तो ऐसा नहीं है कि टेबल में कुछ चेंज हो जाए। ठीक है, ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम लोग टेबल को ही मतलब, इसका एक एग्जाम्पल है, अगर हम इसको उठा के ना यहाँ पे अभी हम क्या रखें, मान लो कि ये हमारा सेकेंडरी स्पेस है, ये स्क्रीन, ठीक है, तो इस टेबल को सॉरी ये PPT, ठीक है, ये पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन का जो सॉफ्टवेयर है ये हमारा है, अगर हम इसको कॉपी करके और ले जाके माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में ले जाके चिपका दे या फिर एक्सेल में जाके चिपका दे, ठीक है, यानी कि इसका जो नीचे का लोअर लेवल है, अगर ये लोअर लेवल है, यहाँ पे कहाँ गया, लोअर लेवल है फिजिकल स्कीमा, अगर इसमें कुछ हम चेंज कर देते हैं, ठीक है, तो ये नहीं है कि लॉजिकल में कुछ चेंज होगा। तो वही बात यहाँ पे, अगर लॉजिकल में कुछ चेंज होता है तो जो एक्चुअल डेटा है ऊपर व्यू लेवल पे, यहाँ पे तीनों लेवल का एक पिक्चर लगाना चाहिए था जो कि नहीं लगाया गया, हम नेक्स्ट कभी हो सकेगा तो ट्राई करके लगा देंगे। ठीक है, तो व्यू लेवल में कोई चेंज नहीं होना चाहिए। व्यू लेवल में क्या होता है, एक्चुअल डेटा दिखता है, ठीक है, एंड यूजर को, तो उस एंड यूजर को दिखने वाले डेटा में कोई चेंज नहीं होगा अगर हम लॉजिकल में चेंज करते हैं, और अगर हम फिजिकल में चेंज करते हैं तो इन टेबल्स में कोई चेंज नहीं होना चाहिए। इसी को बोलते हैं फिजिकल डेटा इंडिपेंडेंस। जब चेंज फिजिकल में किया जाए, कहीं पर रिफ्लेक्ट ना करे तो फिजिकल डेटा इंडिपेंडेंस, लॉजिकल में चेंज किया जाए और ऊपर व्यू लेवल पे रिफ्लेक्ट ना करे, कोई चेंज और असर ना पड़े, तो उसको लॉजिकल डेटा इंडिपेंडेंस बोलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे और भी लिखा हुआ है, फॉर एग्जाम्पल इन केस वी वांट टू चेंज अपग्रेड स्टोरेज इटसेल्फ, तो यूजिंग SSD इंस्टेड ऑफ हार्ड डिस्क के बदले अगर SSD यूज करने लगे तो ये लॉजिकल डेटा और स्कीमा पे कोई इफेक्ट नहीं डालना चाहिए। ठीक है, और यहाँ पे वो जो PPT बना है ना, वो कॉपी पेस्ट का बहुत ज़्यादा यूज़ किया है। तो एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल डिफाइंस द कंसेप्चुअल व्यू ऑफ डेटाबेस, इट वर्क्स अराउंड रियल वर्ल्ड एट व्यू लेवल, ER डायग्राम बेस्ड डिजाइन। तो ये एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम है जो कि हम नेक्स्ट देखेंगे। ठीक है, तो ये गलत स्लाइड लगा दिया गया, इसको काट देते हैं। ये हो गया, ठीक है, लॉजिकल हो गया, फिजिकल हो गया, और इसके एग्जाम्पल को अलग कर दिया। ठीक है, लॉजिकल डेटा इंडिपेंडेंस क्या होता है, लॉजिकल में कोई चेंज करेंगे तो ऊपर व्यू लेवल पे कोई रिफ्लेक्ट नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो इसको ना एक चीज हम करते हैं, ये जरूरी चाहिए। ठीक है, हाँ तीन ही रहने देते हैं, यहाँ पे हम तीनों लेवल्स को मेंशन कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा ना कि मान लो व्यू लेवल होता है सबसे ऊपर, ठीक है, या फिर व्यू लेवल, और उसके नीचे क्या होगा, एक सेकंड, और उसके नीचे होगा ये लॉजिकल लेवल। ठीक है, या फिर इसको क्या बोलते हैं, लॉजिकल लेवल को ये भी बोलते हैं लॉजिकल स्कीमा भी। ठीक है, यानी जो टेबल का डिजाइन है, ठीक है, कैप्स लॉक ऑन है इस वजह से, और लॉजिकल स्कीमा, और इसके नीचे होता है फिजिकल। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए तो डेटा इंडिपेंडेंस क्या होता है, ठीक है, तो डेटा इंडिपेंडेंस का मतलब है ना कि अगर इसमें कोई चेंज करे तो इसमें ना रिफ्लेक्ट करे, और इसमें चेंज करे तो इसके ऊपर वाले पे रिफ्लेक्ट ना करे। ठीक है, तो दोनों टाइप बताएं तो लॉजिकल वाले में अगर इसमें कोई बीच वाले में कोई चेंज किया गया तो व्यू लेवल पे कोई असर नहीं पड़ना चाहिए, और अगर फिजिकल स्कीमा पे कोई चेंज किया गया, ठीक है, तो लॉजिकल पे असर नहीं पड़ना चाहिए। इसका शायद एक पिक्चर था, ठीक है, ये वाला, अगर हम इसमें कोई चेंज करते हैं, ठीक है, तो इस पे रिफ्लेक्ट नहीं करना चाहिए। कंसेप्चुअल और लॉजिकल दोनों एक ही बात है। ठीक है, और अगर इस कंसेप्चुअल में कोई चेंज करते हैं तो ये जो व्यू लेवल पे जो एंड यूजर यूज कर रहा है उसको कोई चेंज, मतलब उसके डेटा में कोई बदलाव नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो दैट्स इट फॉर टुडे, मतलब दैट्स इट फॉर नाउ, यानी अभी के लिए, और थोड़ी देर के बाद हो सकेगा अगर टाइम बचा तो, कितना टाइम हो रहा है, 4:36, तो हो सकेगा तो हमें एक नहीं डायरेक्ट अब 7 PM ही करेंगे। ठीक है, 7 PM आधा काउंटिंग खत्म करेंगे, हो सकता है 2 आवर्स करें। ठीक है, या फिर 6 PM से हो सकता है काउंटिंग स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो थैंक यू सो मच, अभी के लिए इतना ही, लीव कर सकते हैं आप लोग, रेस्ट कीजिए। अमान कंप्लीटेड।